तो इस कहानी की शुरुआत में हमें एक विलेज को दिखाया जाता है जिसका नाम है लैग, और यहाँ पर ह्यूमंस और डेमी ह्यूमंस के बीच में एक काफी खतरनाक फाइट चल रही होती है। और यहीं पर हम किंग को भी देखते हैं जो कि दूर से खड़े हुए इस पूरी फाइट को देख रहे होते हैं। और इस तरफ हम काई को देखते हैं जो कि अपने साथी मानसो के साथ इस डेमी ह्यूमन से फाइट करने के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन वो दोनों इसके सामने टिक नहीं पाते क्योंकि ये सारे के सारे डेमी ह्यूमंस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। और अगले पल हम ये देखते हैं कि एक डेमी ह्यूमन काई को जान से मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर एक बंदा आ जाता है जो कि इस डेमी ह्यूमन को एक ही झटके में खत्म कर देता है। और ये बंदा इस विलेज का गार्डियन है जिसे लैंड गॉड की ब्लेसिंग्स मिली हुई हैं, यानी कि ये इंसान काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसके बाद ये अपनी डिवाइन क्रिस्ट को एक्टिवेट करके सारे के सारे डेमी ह्यूमंस को मारना शुरू कर देता है। और ये सारे लोग उसे देखकर काफी शॉक्ड हो रहे होते हैं। और अगले पल यहाँ पर इन डेमी ह्यूमंस का सरदार भी आ जाता है जिसके पास भी डिवाइन क्रिस्ट है। और जब वो ओला के ऊपर अटैक करने के लिए आगे आता है तो ओला उसे एक ही स्ट्राइक में खत्म कर देता है। ये देखकर सारे लोग काफी खुश हो जाते हैं और बाकी के बचे हुए डेमी ह्यूमंस यहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद एक बंदा एक गोरिल्ला की बॉडी में से कुछ लिक्विड को बाहर निकाल कर लाता है जो कि एक तरह का डिवाइन लिक्विड होता है। और जैसे ही ओला इसे पीता है तो उसकी बॉडी ग्लो करने लग जाती है। और फिर हमें इस लिक्विड के बारे में बताया जाता है कि इसे पीने से एक इंसान की स्ट्रेंथ और पावर्स पहले से ज्यादा बूस्ट हो जाती हैं। ओला इन सारे वॉरियर्स में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो उसे ये लिक्विड पीने को भी सबसे ज्यादा मिलता है और बाकी के वॉरियर्स को बस 1 या 2 बूंद। यहाँ पर हमारा काम पूरा हो चुका है तो अब इन सारी चीजों को लेकर विलेज में चलो। और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक और न्यू बंदे को देखते हैं जिसका नाम है वेजिन। और ये बंदा ओला का डैड है और इस पूरे के पूरे विलेज का चीफ भी। और वो इन सभी को काफी बधाई दे रहा होता है कि आज तुम सभी ने काफी अच्छा काम किया। लेकिन इस जगह पर हम एक और चीज को नोटिस करते हैं कि यहाँ पर सारे के सारे वॉरियर्स को खाना भी उनके रैंक के हिसाब से दिया जाता है, यानी कि जो चीफ है और उसके बच्चे वो काफी अच्छा खाना खाते हैं। और काई और मानसो जैसे आम वॉरियर्स उन्हें बस खाने में नॉर्मल खाना मिलता है। और जब काई इस खाने को खा रहा होता है तो वो ये कहता है कि मुझे भी एक बार वो स्पेशल खाना खाना है और इसके लिए मुझे काफी मेहनत करनी होगी। और फिर अगले सीन में हम दोबारा से काई को देखते हैं जो कि अपना रैंक बढ़ाने के लिए काफी मेहनत कर रहा होता है, लेकिन वो अचानक से नीचे गिर जाता है क्योंकि इस बंदे ने ज्यादा खाना नहीं खाया होता। और वो ये सोचता है कि मेरा मन राइस बॉल खाने का कर रहा है। और तभी अचानक से यहाँ पर मानसो भी टपक जाता है। अबे ओए, ये राइस बॉल क्या होता है? मैं इसके बारे में नहीं जानता, बस अचानक से ये वर्ड मेरे दिमाग में आ गया और मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज काफी टेस्टी होगी। तुम्हारे मुंह से सुनने में ये चीज काफी अच्छी लग रही है। और अब ये दोनों मिलकर अपने सामने बनी हुई ग्रेव्स को देखते हैं और यहाँ पर 2 तरह की ग्रेव्स होती हैं जिनको देखकर काई ये कहता है कि देखो मानसो, यहाँ पर 2 तरह की ग्रेव्स हैं। एक वो ग्रेव है जिनसे मिलने के लिए उनके रिलेटिव्स आते हैं और एक दूसरी वाली जिनका कोई भी नहीं है। और वो ये बात सुनकर काफी सैड हो जाता है। हमारे मरने के बाद कोई भी हमें याद नहीं रखेगा और सारे लोग हमें भुला देंगे, तो इसीलिए मैंने ये ठान लिया है कि मैं काफी स्ट्रॉन्ग बनूंगा, लेकिन मेरा खाना और ये ट्रेनिंग मेरे लिए काफी नहीं है, मुझे कुछ और भी करना होगा। अरे बस फेक मत। और फिर अगली सीन में हम ओला को देखते हैं जो कि एक लड़की से बहस कर रहा होता है और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि ओला की बहन है जिसका नाम है जोसे। तुम जानती हो ना कि हमारे खानदान में कोई भी लड़की फाइट नहीं करती और हमारे डैड भी यही चाहते हैं, लेकिन जोसे उसे बार बार फाइट करने के लिए इंसिस्ट कर रही होती है, लेकिन ये उसकी बातें नहीं मानता। यहाँ पर काई और मानसो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और जैसे ही मानसो उसके ऊपर अटैक करता है तो काई नीचे गिर जाता है, लेकिन तभी अचानक से वो किसी और वर्ल्ड में आ जाता है और यहाँ पर उसे एक अजीब सी मैजिकल एनर्जी भी सेंस होती है। और जब उसे दोबारा से होश आता है तो वो ये सोचता है कि ये चीज क्या थी जो कि अभी मुझे महसूस हुई। अरे यार, क्या तुम ठीक हो? मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें काफी जोर से मार दिया। अरे नहीं यार, मैं एकदम ठीक हूँ। और अब ये दोनों चड्डी बड्डी अपने घर के लिए निकल जाते हैं। और फिर हमें बताया जाता है कि काई को ये सारे फ्लैशबैक्स काफी पहले से आ रहे हैं और जो मैजिकल एनर्जी उसने सेंस की वो इस वर्ल्ड में काफी रेयर है। अगर मैं इस मैजिक को सीख जाता हूँ तो बैटल में मेरी परफॉर्मेंस पहले से काफी अच्छी हो जाएगी और हो सकता है कि मेरा लेवल भी अप हो जाए। और अगली सीन में हमें दोबारा से वेजन को दिखाया जाता है जिसके पास एक ईगल मैसेज लेकर आता है कि वेस्ट के जंगलों में ओगर्स का एक काफी बड़ा झुंड देखा गया है और इनके विलेज में कुछ टाइम के बाद एक सेरेमनी भी होने वाली है। तभी ओला अपने डैड से ये कहता है कि उस सेरेमनी से पहले हमें इन सारे ओगर्स को खत्म करना होगा। मैं ये बात जानता हूँ, लेकिन हमारे सोल्जर्स अभी काफी घायल हैं क्योंकि कल ही उन्होंने एक फाइट की है और अब उनके सामने एक नई मुसीबत भी आ चुकी है। पर डैड, फाइट करना ये तो एक सोल्जर का काम है
और फिर हम दोबारा से काय को देखते हैं जो कि अब भी फायर मैजिक के बारे में सोच रहा होता है और वो ना जाने क्या क्या फुसफुसा रहा होता है, जिसकी आवाज से मानसो भी उठ जाता है। हाँ भाई क्या बात है, तो अभी तक जा क्यों रहा है? और अभी दोनों ऐसे ही बातें करने लग जाते हैं जहाँ पर मानसो काय को एक मॉन्क के बारे में बताता है जिसने अपने हाथ से फायर मैजिक का इस्तेमाल किया था। और ये सुनने के बाद काय काफी एक्साइटेड हो जाता है, पर मानसो उससे कहता है कि ये बस एक कहानी है जो कि मैंने अपने बचपन में सुनी थी और मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी होगा। अगली सुबह हम काय को देखते हैं जो कि अब भी मानसो की ही बातों को याद करता है और वो ये सोचता है क्या मुझे भी मैजिक कास्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। और ये सोचते सोचते वो एक सुनसान जगह पर आ जाता है और अब वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करके फायर को अवेकन करने की कोशिश करता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऐसी क्या चीज है जिससे कि मैं अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को अवेकन कर सकता हूँ? और तभी अचानक उसे अपने अंदर एक अजीब सी एनर्जी महसूस होती है और वो दोबारा से इस प्रैक्टिस में लग जाता है। लेकिन अब भी उससे कुछ भी नहीं होता और इस तरफ ओगर्स ने काफी सारे सोल्जर्स को मौत की घाट उतार दिया होता है। और फिर हमें लैग विलेज के सोल्जर्स को भी दिखाया जाता है जो कि अपने सामने ओगर्स को नोटिस कर लेते हैं और अभी सारे ओगर्स उन पर अटैक करने के लिए आगे आ रहे होते हैं। और इस तरफ काय और मैंसो भी अपनी टीम के साथ उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और जब काय एक ओगर को ठिकाने लगाता है तो एक बंदा उड़ता हुआ उससे आकर टकराता है और इस बंदे को एक काफी खतरनाक ओगर ने यहाँ पर फेंका होता है। और जब ये ओगर काय को मारने के लिए आगे जाता है तो मैंसो और उसकी टीम इस ओगर को ठिकाने लगा देती है। और इस तरफ हम ओला को देखते हैं जो कि अपने डिवाइन क्रिस्ट का इस्तेमाल करके सारे के सारे ओगर्स को बड़ी आराम से धूल चटा रहा होता है। और ये देखकर बाकी ओगर्स काफी डर जाते हैं और वो यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। और फिर हम काय को देखते हैं जिसके पैर में भी चोट लग जाती है और तभी अचानक एक ओगर इन दोनों को नोटिस कर लेता है और इन दोनों की चलने की स्पीड काफी कम होती है। काय मानसो से कहता है कि तुम मुझे छोड़कर यहाँ से चले जाओ, तुम यहाँ से भाग सकते हो। लेकिन मानसो ऐसा करने से मना कर देता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो ओगर इनके काफी नजदीक आ जाता है। मानसो तुम यहाँ से चले जाओ, कम से कम हम दोनों में से कोई एक तो जिंदा बचेगा। और अब मानसो के पास कोई और चॉइस नहीं बचती और वो काय को यहाँ पर छोड़कर भाग जाता है। और अब काय को भी ऐसा लगता है कि अब उसके पास मरने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा, तो वो धीरे धीरे ओगर की तरफ जाना शुरू कर देता है। मैं तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। और वो दोबारा से अपने मैजिक को कास्ट करने की कोशिश करता है, पर तभी अचानक से एक वेपन उड़ता हुआ आता है और काय को इंजर्ड कर देता है। और ये वेपन उसी ओगर का है और अब वो इसे आकर काफी जोर से पकड़ लेता है। लेकिन अगली पल हम ये देखते हैं कि काय की स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर आनी शुरू हो जाती है। और तभी काय ये नोटिस करता है कि उसकी फिंगर में स्पार्क आना शुरू हो जाता है और वो अचानक से फायर मैजिक को कास्ट कर देता है और इस ओगर को खड़े खड़े ही भून देता है। और अब काय इससे काफी दूर आ जाता है और ये ओगर भी बेहोश हो गया था। फाइनली मैंने ये कर दिखाया, मैंने फायर मैजिक को कास्ट कर ही लिया, लेकिन ये आग अब भी जल रही है, अरे बंदो बंदो। और वो थक कर नीचे गिर जाता है। मैं काफी कमजोर महसूस कर रहा हूँ। और तभी अचानक हम ये नोटिस करते हैं कि काय की स्पिरिचुअल एनर्जी उसकी पूरी बॉडी में फ्लो होनी शुरू हो जाती है और अगर काय ने उसे नहीं रोका तो उसकी जान भी जा सकती है। और तभी काय ये सोचता है कि स्पिरिचुअल एनर्जी पानी की तरह फ्लो करती है और वो उसे रोकने की ट्राई करता है और वो इसमें सक्सेसफुल भी हो जाता है। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि ये ओगर दोबारा से काय को पकड़ लेता है और उसे लेकर अपने साथ जा रहा होता है। और काय भी इस बात को समझ जाता है कि आज तो मेरी वाट लगने वाली है, ये मुझे जान से मार देगा। और अब ये दोनों एक खाई के पास आ जाते हैं और जैसे ही काय उसके ऊपर स्लैश करता है तो ये दोनों ही खाई में गिर जाते हैं। लेकिन ऊपर वाले का काफी शुक्र होता है कि नीचे पानी है और काय बच जाता है। और अब काय रेंगते हुए पानी से बाहर आ जाता है और वो ये नोटिस करता है कि उसके सामने वही ओगर मरा हुआ पड़ा है, जिसके बाद वो उसकी बॉडी से उसी चीज को बाहर निकाल लेता है और इस सारी के सारी लिक्विड को एक ही झटके में पी जाता है। और इससे उसकी सारी की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी रिकवर हो जाती है और वो आराम से जाकर साइड में एक पेड़ के नीचे सो जाता है। और फिर रात में हम मानसो को देखते हैं जो कि अब भी ये बात सोच रहा होता है कि शायद से काय मर चुका है। और यहाँ पर हम बाकी सोल्जर्स को भी देखते हैं जो काफी घायल हो चुके हैं और उन सभी का इलाज चल रहा है। लेकिन यहाँ पर काय मस्ती से घोड़े बेचकर सो रहा होता है और तभी पेड़ से एक रोशनी काय के ऊपर पड़ती है। और अब अगली सुबह काय ये नोटिस करता है कि उसकी सारी की सारी इंजरीज ठीक हो चुकी हैं। अब मैं एकदम फिट महसूस कर रहा हूँ। और तभी अचानक वो अपने सामने एक चट्टान जैसी चीज देखता है जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ होता है और वो अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करके इसके ऊपर से सारी गंदगी हटाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी अचानक यहाँ पर एक काफी खतरनाक ब्लास्ट होता है और काय उड़कर काफी पीछे जाकर गिरता है और वो ये देखकर काफी चौंक जाता है क्योंकि अचानक से उसकी मैजिकल पावर्स काफी स्ट्रॉन्ग हो चुकी हैं। और अगली पल उसके चेहरे पर भी डिवाइन क्रिस्ट मार्क आ जाता है, लेकिन अगली पल वो भी गायब हो जाता है। ये सारी बातें काय के सर के ऊपर से जा रही होती हैं कि आखिरकार उसके साथ क्या हो रहा है और वो ये डिसाइड करता है कि वो दोबारा से विलेज जाएगा, जिसके लिए वो भागना शुरू करता है और साथ में क्लाइंबिंग भी। और जब उसका डिवाइन
क्रिस्ट दोबारा से एक्टिवेट होता है तो वो अपने हाथ में रखे हुए पत्थर को बड़ी आराम से तोड़ देता है और तभी अचानक से उसे एक आवाज आती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। अबे ओए कौन बोला बे? और जब काय अपनी न्यू पावर्स का इस्तेमाल करता है तो वो इस पहाड़ को बड़ी आराम से क्लाइंब कर लेता है। लेकिन काय को अब भी ये सारी बात समझ नहीं आती कि उसकी ये पावर डिवाइन क्रिस्ट की है या फिर कुछ और, क्योंकि ऐसी पावर्स तो लैंड गॉड ऑफर करते हैं। और वो ये सोचता है क्या मैं आज तक किसी गॉड से मिला भी हूँ? लेकिन काय को ये सारी बातें पल्ले नहीं पड़ती और वो ये डिसाइड करता है कि जब तक मुझे इन सारी पावर्स के बारे में सही से पता नहीं लग जाता तो मैं इसके बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा। और इस तरफ विलेज में उसके चड्डी बड्डी दोस्त ने काय की ग्रेव बना दी होती है। लेकिन तभी काय उसके सामने आ जाता है और मानसो उसे देखकर काफी खुश होता है। और इस तरह से काय इस विलेज में सारा काम करना शुरू कर देता है। और जब वो एक खेत को जोत रहा होता है तो वो ये सारा काम काफी फुर्ती से करता है और सारे लोग ये देखकर काफी हैरान हो जाते हैं कि काय ये सारा काम बड़ी तेजी से कर रहा है। हाँ भाई छोटू रुक जा, तूने पहले से काफी काम कर लिया है। और काय भी ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है तो वो फटाक से पानी में अपना चेहरा देखता है, कहीं मेरा डिवाइन क्रिस्ट दोबारा से आ तो नहीं गया। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता और काय भी इस बात को समझ जाता है कि जब तक वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं करेगा तब तक उसका डिवाइन क्रिस्ट सामने नहीं आएगा। और अब ये सारे पेड़ की ठंडी छांव में काय से बातचीत कर रहे होते हैं। हाँ भाई काय तू इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हुआ? अरे यार मैं इनको क्या बताऊं, वैसे मैंने जिस ओगर को मारा था मैंने उसका गोल्ड स्टोन पी लिया जिससे मेरी पावर्स पहले से काफी गुना बढ़ चुकी हैं। लेकिन अभी इन सारे बंदों को काय की बातें हजम नहीं होती और तभी काय उनसे कहता है अरे यार मैं तुम्हें सारा कुछ बताता हूँ। जब मैं विलेज की तरफ आ रहा था तो मुझे रास्ते में 10 ओगर्स मिले और मैंने उन 10 ओगर्स का ही गोल्ड स्टोन पी लिया जिससे मेरी पावर्स पहले से काफी गुना बढ़ चुकी हैं। अरे वाह काय कांग्रेचुलेशंस। और फिर यही पास में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम है एल्सा और वो काय को काफी गौर से देख रही होती है और उसकी सहेलियां कहती हैं क्या तुम इससे प्यार व्यार करती हो? और वो काफी घबरा कर यहाँ से भाग जाती है। और फिर अगली सीन में हमें दोबारा से जोशी को दिखाया जाता है जो कि इस बंदे के पास आकर उससे पूछती है कि सारी तैयारियां हो चुकी हैं और वो ये कहता है हाँ मैंने सारी तैयारियां कर ली हैं, आप इन्हें चेक कर सकती हो। और फिर हम दोबारा से काय को देखते हैं जो कि अपनी मैजिकल पावर्स की प्रैक्टिस कर रहा होता है और वो ये देखकर काफी हैरान हो जाता है कि उसकी मैजिकल पावर्स पहले से भी काफी स्ट्रांग हो चुकी हैं। लेकिन जोशी भी ये सारा कुछ देख लेती है और अब वो काय के पास आकर उससे पूछती है कि तुम ये सब क्या कर रहे थे? और काय को समझ नहीं आता कि वो इसके सामने क्या जवाब दे और वो इसके सामने अपनी सारी की सारी पोल पट्टी खोल देता है और वो ये कहता है कि मैं जिस मैजिक का इस्तेमाल कर रहा था वो मेरी फायर एबिलिटी है। लेकिन जोशी ये सारी बातें सुनने के बाद कुछ ज्यादा हैरान नहीं होती क्योंकि वो ऐसे ही सिमिलर एबिलिटी के बारे में पहले से ही जानती है और साथ ही में वो ये बताती है कि एलीट लोगों के पास कुछ ऐसी ही पावर्स होती हैं और यहाँ तक कि कुछ मॉन्क्स भी हार्ड ट्रेनिंग करके इस पावर को अचीव कर सकते हैं। और काय भी ये सारी बातें बड़ी गौर से सुन रहा होता है। लेकिन जोशी इस बात को देखकर काफी हैरान हो जाती है कि काय ने इतनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल किया है लेकिन अब भी वो काफी ठीक ठाक है। लेकिन तभी अचानक से उसे काय के बारे में चल रहे सारे के सारे रूमर्स याद आते हैं कि काय ने काफी सारे गोल्ड स्टोन्स को पी लिया है जिससे उसकी स्पिरिचुअल पावर्स पहले से काफी गुना इंक्रीज हो चुकी हैं। और काय भी ये सोचता है कि वो इसके बारे में इतना कुछ कैसे जानती है और वो ये कहती है क्या तुम मेरे साथ ट्रेनिंग कर सकते हो? और अगली सीन में ये दोनों ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और गाय को इसके साथ ट्रेनिंग करने में थोड़ी सी दिक्कतें आ रही होती हैं क्योंकि जोशी कोई आम लड़की नहीं है, वो भी एक गार्डियन बियरर है। और काय भी इस बात को जानता है कि वो इसके सामने अपनी डिवाइन क्रेस्ट की पावर को एक्टिवेट नहीं कर सकता क्योंकि इससे काफी दिक्कतें हो सकती हैं। तो वो अपने आप को काफी लिमिट में रखकर इससे फाइट कर रहा होता है। जोशी भी उससे फाइट करते करते अपनी डिवाइन क्रेस्ट को एक्टिवेट कर रही होती है और ऐसी ही ये ट्रेनिंग चलती रहती है। और अगली सीन में हम ये देखते हैं कि काय इस बात को देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है कि उसने अपने डिवाइन क्रेस्ट को बिना एक्टिवेट किए इस ट्रेनिंग को पूरा कर लिया है। मैं ये समझ चुका हूँ कि मेरे पास जो पावर्स हैं वो बाकी सबसे काफी अलग हैं। अगर मैं अपनी पावर्स का सही तरीके से इस्तेमाल करूँ तो मेरे सामने जोशी जैसी भी गार्डियन बियरर कुछ भी नहीं है। अरे काय तुम कहाँ पर रह गए, मेरे लिए पानी लेकर आओ। और अब काय उसके पास पानी लेकर आ जाता है और वो उससे डरते हुए ये पूछता है क्या सारे के सारे गार्डियन बियरर की पावर्स एक जैसी नहीं होती, क्या वो अलग अलग होते हैं? और अब जोशी उसे ये बताती है कि मेरे बड़े भाई और मेरे फादर मुझसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और गार्डियन बियरर्स की पावर्स उनके लैंड गॉड पर डिपेंड करती है और मैं उन सभी में काफी वीक हूँ। और साथ ही में वो ये कहती है कि गार्डियन बियरर को स्ट्रॉन्ग बनने के लिए टाइम टू टाइम ट्रेनिंग करनी पड़ती है और मैं इन सारी ट्रेनिंग्स में काफी कमजोर हूँ। और जब काय ये सारी बातें सुनता है तो वो जोशी की तारीफें करना शुरू कर देता है। अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आप तो काफी स्ट्रॉन्ग हो। इसका मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि औरतों को स्ट्रॉन्ग बनने की जरूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम भी बाकियों की तरह ही सोचते हो। और साथ ही में वो ये बताती है कि गार्डियन बियरर सिर्फ लैंड को ही प्रोटेक्ट नहीं करते, इसके अलावा उनके काफी सारे काम भी होते हैं। और ये सुनने के बाद काय काफी हैरान हो जाता है और वो उससे कहने ही वाला होता है कि मेरा मतलब ये नहीं था।
और तभी अचानक से यहाँ पर एक बेल रिंग हो जाती है और जोसे ये कहती है कि अब मुझे यहाँ से जाना होगा। लेकिन तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि गार्डियन बीयर्स और भी काम करते हैं? मैं तुम्हें अभी ये सारा कुछ बता नहीं सकती, लेकिन मैं ट्रेनिंग करने के लिए पास के ही एक गांव में जा रही हूँ, तो तुम मेरे साथ आ सकते हो। और वैसे भी मेरे लैंड गॉड एडा विलेज में है, तो मैं तुम्हारा भी वहाँ पर आने का बंदोबस्त कर दूंगी ताकि तुम मेरे साथ आ पाओ। और अब ये सारे उस विलेज के लिए निकल जाते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है कि एडा विलेज के अंदर काफी सारे गोरिल्ला मॉन्स्टर्स हैं और यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे जोसे को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर आए हैं। वैसे मैंने सुना है कि लेडी जोसे ने तुमसे पर्सनली पूछा था अपने साथ चलने के लिए और उन्होंने तुम्हारी सिफारिश भी लगाई है। ऐसा कुछ भी नहीं है, लेडी जोसे तो इसे जानती भी नहीं है कि काय कौन है। हाँ वो बात भी सही है, लेकिन ये बंदा हमें काफी अजीब लग रहा है और वो सारे उसे काफी गौर से घूर रहे होते हैं और काय को ये चीज काफी अजीब लगती है। अरे यार मैं कहाँ फंस गया। और अभी सारे उस गांव में आ जाते हैं जहाँ की हालत काफी खराब होती है और अभी सारे बातें करते हैं कि पहले ये गांव मलोस घराने से बिलोंग किया करता था, लेकिन बार बार यहाँ पर डेमी ह्यूमंस के अटैक के बाद उन लोगों को यहाँ से भागना पड़ा। और इस गांव की ऐसी हालत देखने के बाद ये सारे लोग काफी हैरान हो जाते हैं। और अब ये बंदा कहता है कि यहाँ से सारे लोग जा चुके हैं, लेकिन अब भी यहाँ पर काफी लोगों की कब्रें हैं और ये सारे लोग बार बार यहाँ पर आते हैं ताकि उन्हें श्रद्धांजलि दे सकें। और साथ ही में वो ये भी कहता है कि यहाँ के लैंड गॉड की ब्लेसिंग्स यहाँ से उड़ चुकी है, तो इसीलिए यहाँ की मिट्टी में कुछ भी नहीं उगता और किसी भी मिट्टी में पैदावार तभी होती है जब वहाँ पर लैंड गॉड की ब्लेसिंग्स हो। लेकिन इस जगह पर अब ऐसा कुछ भी नहीं है। और तभी यहाँ पर जोसी आ जाती है और वो काय को अपने साथ चलने के लिए कहती है वैसे हम कहाँ पर जा रहे हैं। और अब ये दोनों एक खाली जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर इनके सामने काफी सारे फ्लावर्स होते हैं और जोसे नीचे बैठकर प्रे करना शुरू कर देती है। और काय ये देखकर काफी हैरान हो जाता है और वो जोसे से कुछ पूछने ही वाला होता है, लेकिन वो उसे चुप कर देती है। और तभी अचानक काय ये नोटिस करता है कि जोसे की बॉडी से एक अजीब तरह का ऑरा निकलना शुरू हो जाता है और जोसे उसे ये बताती है कि मैं अपने लैंड गॉड से प्रे कर रही हूँ और ये प्रे वही लोग कर सकते हैं जो कि लैंड गॉड के द्वारा चुने गए होते हैं। और जब वो प्रे कर रही होती है तो उसकी बॉडी का कुछ ऑरा इन प्लांट्स के अंदर जाना शुरू हो जाता है। और अब वो खड़ी होकर काय को ये बताती है कि ये विलेज अबंडेंट हो चुका है और यहाँ के लैंड गॉड काफी कमजोर पड़ चुके हैं और उनकी ब्लेसिंग्स यहाँ से जा चुकी हैं। और अब वो काय को ये बताती है कि मैं इस लैंड की गार्डियन बेरर हूँ और मैं काफी कमजोर हूँ, तो इसलिए ये लैंड भी काफी कमजोर है। और अब वो इस जगह को लैग विलेज से कंपेयर करती है और वो ये बताती है कि लैग विलेज में सारी की सारी सब्जियाँ काफी अच्छे से उगती हैं क्योंकि मेरे डैड काफी स्ट्रॉन्ग हैं और वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए काफी ज्यादा प्रैक्टिस भी करते हैं। और वो काय को ये बताती है कि ये गार्डियन बेरर जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसके लैंड गॉड भी उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे और उनकी ब्लेसिंग्स भी उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी। और अब ये सारी बातें सुनने के बाद काय भी ये समझ जाता है कि सिर्फ बैटल के अंदर लड़ने से ही गार्डियन बियरर्स स्ट्रॉन्ग नहीं होते, उनके ऊपर लैंड गॉड की ब्लेसिंग्स का भी होना काफी जरूरी है जिससे वो सभी खाना खा पाते हैं। और अब ये सारे अंदर जाने की तैयारियां कर रहे होते हैं। तुम सारे बाहर रुककर पहरा दोगे और हम सारे महारानी के साथ अंदर जा रहे हैं। और जब ये सारे अंदर आ जाते हैं तो काय इस चीज को देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है कि उसके सामने एक ग्रेव स्टोन है और वो ये सोचता है क्या सच में ये ग्रीव स्टोन है। और ऐसा ही ग्रीव स्टोन मैंने शायद उस पहाड़ी पर भी देखा था। और जब काय उसके पास जाकर उसे टच करता है तो उसे ये एहसास होता है कि वो इसके ऊपर लिखी हुई लैंग्वेज को पढ़ पा रहा है, लेकिन उसे ये लैंग्वेज सही तरह से समझ नहीं आती, वो बस कुछ ही अक्षरों को समझ पा रहा होता है। ये मेरे सामने क्या लिखा हुआ है, मंदिर, वचन, लेकिन इन बातों का तो कोई भी तुक नहीं बनता। और अब जोशी भी उसको नोटिस कर लेती है और वो उससे पूछती है तुम अकेले में क्या बड़बड़ा रहे हो। और जब काय का ध्यान उसके संतरों पर जाता है तो वो एक पल के लिए हक्का बक्का रह जाता है। मैं इस बात को नहीं जानता था कि तुम अपने गांव के लिए इतनी पावरफुल बनना चाहती हो। और वो ये कहती है कि मैं इस गांव को दोबारा से बसाना चाहती हूँ क्योंकि यहाँ के लैंड गॉड हमेशा से ही मेरी रक्षा करते हुए आए हैं, तो यहाँ की धरती मेरी जिम्मेदारी है। ये बात सुनने के बाद ये सारे लोग काफी खुश हो जाते हैं। जब आप यहाँ पर आओगी तो हम भी आपके साथ यहाँ पर आ जाएंगे। हाँ मैं भी। और फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम ये नोटिस करते हैं कि सारे के सारे गोरिल्लास यहाँ पर आने शुरू हो जाते हैं, यानी कि इन सभी की मुसीबतें अब बढ़ने वाली हैं। और अंदर इन सभी की ऑफरिंग भी हो जाती है, यानी कि ग्रेव को साफ करने का काम। और तभी अचानक से यहाँ पर एक बंदा आता है और वो ये कहता है कि बाहर गोरिल्लास आ चुके हैं। और ये सारे बाहर पहुँच जाते हैं और साथ ही में ग्रीव स्टोन को भी पूरी तरह से बंद कर देते हैं। बाकी सारे दुश्मनों का सामना करने के लिए उस तरफ जाओ। जोशी कहती है कि मैं भी इनके साथ लड़ना चाहती हूँ, आपकी जान काफी कीमती है तो आपको दोबारा से अपने गाँव लौट जाना चाहिए। और इससे पहले ये सारे यहाँ से जा पाते तभी अचानक से वो दो गोरिल्ला
गोरिल्लास यहाँ पर आ जाते हैं और अब जोसे भी इनसे लड़ने के लिए एकदम तैयार हो जाती है। और जब ये डेमी ह्यूमंस उनके ऊपर अटैक करने वाले होते हैं और तभी अचानक से काय सामने आ जाता है और वो इनमें से एक गोरिल्ला को यहीं पर निपटा देता है और अब वो इस वेपन को उठाकर उसके दूसरे साथी को भी इंजर्ड कर देता है। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि वो अपने डैगर को निकालकर इस गोरिल्ला की कमर में घुसा देता है, जिससे उसका काम 25 हो जाता है। लेकिन इससे काय की डिवाइन क्रिस्ट सभी के सामने आ जाती है और जोसे भी उसे देखकर काफी हैरान हो जाती है। और अब ये सारे दोबारा से गांव में आ जाते हैं और फिर हम ओला को देखते हैं जो कि जोसे के ऊपर काफी गुस्सा कर रहा होता है, क्योंकि उसे इस बारे में सारा कुछ पता चल चुका है कि कल जोसे के साथ क्या क्या हुआ था और उसके ऊपर अटैक भी हुआ है। और वो इसके ऊपर काफी गुस्सा करता है कि मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम्हें बाहर नहीं जाना, फिर तुम बाहर क्यों गई। लेकिन वैजिन उसे शांत करते हैं, हमारी बेटी यहाँ पर सही सलामत है तो यही बस हमारे लिए काफी है। और अब ये बैठकर डिसाइड करते हैं कि वो काय का एक टेस्ट लेने वाले हैं, क्योंकि इतने बड़े बड़े गोरिल्लास को मारना कोई आम बात नहीं है। और अब वैजिन के सामने उनकी बेटी खड़ी हुई होती है और वो ये कहते हैं कि तुम सारे विलेज का ध्यान रखना, क्योंकि बहुत जल्दी हमसे मिलने के लिए कोई आ रहा है। फिर हम जोसे को देखते हैं जो अपने डैड से माफी मांग रही होती है, लेकिन वो इन सारी बातों को लेकर बिल्कुल भी अपसेट नहीं होते, क्योंकि वो इन सारी बातों को पहले से ही जानते हैं कि उस जगह पर क्या क्या हुआ था। और फिर अगली सीन में हम दोबारा से काय को देखते हैं जहाँ पर दो छपरी उसके साथ मजाक कर रहे होते हैं। हाँ भाई काय, क्या हाल है तेरे। और काय की बहादुरी के चर्चे पूरे गाँव में होने शुरू हो जाते हैं। और यही पास में हम कुछ लड़कियों को देखते हैं जहाँ पर एक लड़की एल्सा से कहती है, तुम एक काम करो, काय को फंसा लो, ये तुम्हारे लिए एक नंबर रहेगा। और तभी अचानक से यहाँ पर मानसू आ जाता है, तुम सारे इसे परेशान करना बंद करो। और अब यहाँ पर जोसे भी आ जाती है जो कि काय को लेकर एक सुनसान जगह पर आ जाती है और वो उससे बातें कर रही होती है और साथ में उसकी डिवाइन क्रिस्ट के बारे में भी पता करती है। लेकिन काय जब उसके पास खड़ा हुआ होता है तो उसे ये डिवाइन क्रिस्ट कहीं भी नजर नहीं आती, तो उसको ऐसा लगता है कि ये उसका एक धोखा था। और इस फाइट में हारने के बाद गोसे इस बात को तो समझ जाती है कि वो काफी वीक है, तो वो काय से कहती है कि मैं आपसे काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग करने वाली हूँ और क्या तुम भी मेरे साथ ट्रेनिंग करोगे। अरे यार मैं अब क्या कहूँ, चलो मान लेता हूँ। और यहीं पास में हम कुछ और बंदों को देखते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि ये दोनों खोपचे में जाकर गुलू गुलू करने वाले हैं। और अगली सीन में हम दोबारा से काय को देखते हैं जो काफी थक जाता है, लेकिन तभी यहाँ पर एक लड़की आती है जो कि काय को पानी पिलाती है और ये वही लड़की है जिसका नाम है एल्सा। और एक यहाँ पर हमें जिसे कोई भी लड़की भाव नहीं देती। इन दोनों को देखकर मानसू को ऐसा लगता है कि इन दोनों के बीच में कोई न कोई चक्कर चल रहा है। हाँ भाई क्या बात है तेरी, क्या चक्कर है इसके साथ। लेकिन तभी अचानक काय को एक बर्ड की आवाज सुनाई देती है और ये आवाज वही है जो कि उस दिन काय को खाई में भी सुनाई दी थी, लेकिन वो इसे इग्नोर कर देता है। और रात में भी काय के साथ कुछ ऐसा ही होता है, उसे दोबारा से उसी पक्षी की आवाज सुनाई देती है और वो उसका पीछा करना शुरू कर देता है और वो एक काफी लंबी जंप लगाता है, जिससे वो इस काफी बड़ी पहाड़ी को भी एक ही झटके में पार कर लेता है। और ऐसे ही वो ग्रेविटी की माँ बहन करते हुए आगे जा रहा होता है और जाकर इस खाई में कूद जाता है जिसके अंदर काफी सारा पानी होता है और वो मस्त इसके अंदर नहाता है। और अब काय यहाँ पर एक ट्री के सामने आ जाता है जिसके चारों तरफ ये पंछी घूम रहा था और वो अचानक से गायब हो जाता है। और जब काय इस पत्थर को देखता है तो वो इतना तो समझ जाता है कि ये एक ग्रेव स्टोन है और वो इसके ऊपर लिखी हुई लैंग्वेज को पढ़ने का ट्राई करता है, लेकिन इस बार वो इसे पढ़ नहीं पाता। लेकिन इसके बावजूद भी वो इस स्टोन को थैंक्स बोलता है, क्योंकि काय को ऐसा लगता है कि ये वही स्टोन है जिसने काय की जान बचाई है और साथ ही में वो इसे क्लीन भी कर देता है। और अब काय इस जगह पर रहकर काफी मस्ती करता है, वो कभी खाना खाता है और साथ में पानी भी पी लेता है और वो ये सोचता है कि इस जगह पर खाने पीने की कोई भी दिक्कत नहीं है, तो क्यों ना मैं यहाँ पर अपना एक घर बना लूँ, ये जगह मेरे लिए एकदम परफेक्ट रहेगी। और अब काय अपना घर बनाने के लिए एक पहाड़ी पर आ जाता है और वो इस ट्री को काटने की कोशिश करता है और वो ये सोचता है कि इसे काटने के लिए मेरा डैगर काफी छोटा है, तो वो अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करता है, लेकिन इससे यहाँ पर आग लग जाती है। अरे यार ये क्या हुआ, इसे तो पूरे जंगल में आग लग जाएगी। और वो जल्दी से इसे बुझा देता है और अब काय को अपनी प्रीवियस लाइफ की मेमोरीज याद आनी शुरू हो जाती हैं, जहाँ पर उसने मॉलिक्यूलर बॉन्ड के बारे में पढ़ा था। और वो ये सोचता है कि अगर मैं इस ट्री के मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स को अलग कर दूं तो मैं इसे काफी आराम से काट सकता हूं। और अब वो दोबारा से अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को फोकस करना शुरू करता है ताकि वो एक अलग तरीके से इस ट्री को काट पाए। लेकिन तभी अचानक उसे पास से एक आवाज आती है जिससे वो काफी चौंक जाता है और इस तरफ हम ये देखते हैं कि काय ने इस टेक्निक का इस्तेमाल करके लगभग इस ट्री को काट ही दिया होता है। और जब काय आगे जाकर देखता है तो वो ये नोटिस करता है कि यहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर्स अपना शिकार ढूंढ रहे हैं, तो
तो काय उन्हें देखकर काफी हैरान हो जाता है और साथ में काय ये भी नोटिस करता है कि यहाँ पर काफी सारे लोग हैं और उसको ऐसा लगता है कि ये सारे लोग वैली पर कब्जा करने के लिए आए हुए हैं। तो वो इनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे चला जाता है और साथ में अपनी डिवाइन क्रिस्ट को भी एक्टिवेट कर लेता है। लेकिन पास जाने के बाद वो ये नोटिस करता है कि ये सारे ड्वार्फ्स हैं जो कि एक अलग ही लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं, अब्बा डब्बा जब्बा 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 अब्बा। लेकिन काय को इसकी बातें समझ नहीं आती और ये आवाज सुनने के बाद इन सभी का लीडर यहाँ पर आ जाता है जो कि एक काफी बूढ़ा इंसान होता है और ये भी काफी बौना है, लेकिन ये बंदा हिंदी में बात कर सकता है। अरे बेटे, हम इंसानों के दुश्मन नहीं हैं। हमारा बनाया हुआ सामान इंसानों के काफी काम आता है, तो हम तुम्हारे दोस्त हैं। और अभी सारे काय से माफी मांगना शुरू कर देते हैं, हमें माफ करना कि हम यहाँ पर बिना परमिशन के आ गए। और अभी बंदा जिसका नाम है पोरक, वो काय को काफी डिटेल में ये बताता है कि यहाँ पर एक एंशिएंट गॉड जिन्होंने वैली के साथ पैक्ट बनाया हुआ है, वो ह्यूमन फॉर्म में आने वाले थे और तुम भी एक इंसान हो, तो हमें ऐसा लगा कि वो गॉड तुम ही हो। और अभी सारे काय को बताते हैं कि वो अपने लैंड में काफी टाइम से बड़ी आराम से रह रहे थे, लेकिन कुछ टाइम पहले से ओगर्स ने इनके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया और ये सारे काफी कमजोर हैं, तो ये उनका सामना नहीं कर सकते। तो अब इन सारी चीजों को बचाने की जिम्मेदारी बस तुम्हारी है, क्योंकि तुम ही हमारे गॉड ऑफ जस्टिस हो। और ये सारी बातें काय के सर के ऊपर से जा रही होती हैं और वो पहले से ही परेशान है, तो उसे ये बातें समझ नहीं आती। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा डॉर्फ होता है, वो ये कहता है कि तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लगता कि तुम हमारे गॉड ऑफ जस्टिस हो। अरे बच्चे, भले ही मेरे पास आंखें नहीं है, लेकिन मैं बता सकता हूँ कि ये इंसान वही है। और अब पोरक ये बताता है कि जब वो जवानी में इस वैली के अंदर आया था तो गॉड ने उसकी दोनों आंखें फोड़ दी थी, लेकिन वो अब भी बिना आंखों के ये बता सकता है कि काय वही इंसान है जिसको वो ढूंढ रहे हैं। और अब पोरक काय को ये बताता है कि हमने वैली गॉड को खुश करने के लिए एक सैक्रिफाइस भी तैयार कर लिया है, जो कि है मेरी पोती और उसका नाम है आरुवी। और अभी सारे काय को दिखाते हैं कि उन्होंने इस रस्सी से आरुवी को बांधा हुआ है, लेकिन तभी अचानक से ये रस्सी टूट जाती है और काय उसे बचाने के लिए नीचे भागता है, लेकिन इससे पहले काय उसे बचा पाता वो नीचे गिर जाती है और काफी इंजर्ड भी हो जाती है। और अब काय इसको देखकर ये सोचता है कि शायद मैं अपने मैजिक का इस्तेमाल करके इसको हील कर सकता हूँ। और तभी काय को एक फ्लैशबैक आता है कि उसने सेल्स के रीजनरेशन के बारे में पढ़ा हुआ है और वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके आरुवी की बॉडी के अंदर सेल्स को दोबारा से प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है और ये तरीका भी काम करता है, जिससे आरुवी एकदम ठीक हो जाती है। और तभी काय को ऊपर से एक आवाज आती है और जब वो ऊपर जाकर देखता है तो वो ये नोटिस करता है कि यहाँ पर ओगर्स ने अटैक कर दिया है और वो एक के बाद एक सारे लोगों को मार रहे हैं। और तभी काय अपना डैगर निकालता है और एक ओगर को ठिकाने लगा देता है और अब वो चलते चलते इन ओगर्स के बॉस के सामने आ जाता है, जिसके चेहरे पर भी डिवाइन क्रिस्ट होती है, यानी कि ये ओगर भी काफी ताकतवर है। और तभी अचानक काय ये नोटिस करता है कि उसे उस ग्रेव स्टोन में से एक आवाज आती है कि तुम इन सारे ओगर्स को जान से मार दो। और अब पोरक भी उसकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आ जाता है और काय ये नोटिस करता है कि इसके पास भी डिवाइन क्रिस्ट है। और अब ये दोनों एक एक करके सारे के सारे ओगर्स को मारना शुरू कर देते हैं और पोरक भी उन्हें काफी गंदे तरीके से मार रहा होता है, लेकिन उसकी उम्र हो चुकी है तो वो काफी जल्दी थक जाता है और अब सारी की सारी जिम्मेदारियाँ काय के ऊपर आ चुकी हैं। जिसके बाद काय यहाँ पर पड़ा हुआ एक वेपन उठा लेता है, जिसको देखकर इस ओगर की फटनी शुरू हो जाती है और वो ये कहता है कि सुनो, ये तुम्हारी लड़ाई नहीं है तो तुम यहाँ से हट जाओ, हम तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे। मैं जानता हूँ कि ये लड़ाई मेरी नहीं है, लेकिन तुमने इस वैली के अंदर घुसकर काफी बड़ी गड़बड़ कर दी है और तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। और तभी पोरक ये नोटिस करता है कि काय के अंदर गॉड ऑफ जस्टिस की पावर्स आ चुकी हैं और उसका ऑरा काफी खतरनाक लग रहा है। ये देखकर इस ओगर की फटनी शुरू हो जाती है और वो काय के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन काय अपनी डिवाइन पावर का इस्तेमाल करके पहले इसके हाथ को काटता है और बाद में अपने हाथ को इसकी छाती के अंदर घुसा देता है। और अब पोरक इसे देखकर ये बताता है कि ये वही गॉड है जिसने मेरी आंखों को मुझसे छीन लिया था। और इस तरफ हम ये देखते हैं कि काय इस गार्डियन बियरर को खत्म करके उसके गॉड स्टोन को बाहर निकाल लेता है और उसकी बॉडी से एक अजीब सा ऑरा भी बाहर निकल रहा होता है। और फिर हम काय को देखते हैं जिसने पहली बार गार्डियन बियरर को खत्म कर दिया होता है। और तभी पोरक ये बताता है कि जो भी गार्डियन बियरर को खत्म करके उसके गॉड स्टोन को बाहर निकालता है और उसके डिवाइन लिक्विड को पीता है तो उस बियरर की सारी पावर्स उसके अंदर आ जाती हैं। और अब काय इस गॉड स्टोन को काटकर एक हिस्सा पोरक को भी दे देता है, क्योंकि उसने भी इसकी हेल्प की थी। और जैसे ही पोरक इसे पीता है तो उसके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, लेकिन वो अचानक से एकदम सही भी हो जाता है। और शुरू में काय के ऊपर इसका कोई भी असर नहीं पड़ता, लेकिन अचानक से उसे भी कुछ होने लगता है और ये सारे उसे देखकर काफी परेशान हो जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि लैंड गॉड की एनर्जी भी उसके अंदर से बाहर निकल जाती है। और तभी काय ये फैसला करता है कि वो दोबारा से वैली के अंदर जाएगा और वो सभी को मना करता है कि कोई भी मेरे पीछे मत आना,
मैं अपने आप ही सही हो जाऊंगा। और जैसे ही काई यहाँ से नीचे कूदता है तभी अचानक से हम पास्ट में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर काई एक छोटा सा बच्चा है और कुछ लोगों ने उसे पकड़ा हुआ होता है और उसके सामने एक काफी खतरनाक डेमी ह्यूमन खड़ा हुआ होता है और साथ ही में उसका पूरा का पूरा गाँव तबाह हो जाता है। और जब काई के साथ ये सारा कुछ होता है उसके बाद ही वो लैग विलेज में आ जाता है। और जब काई की आँख खुलती है तो वो एक बिस्तर में होता है, लेकिन वो अपने पास आरुवी को देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? आरुवी उससे कहती है कि मैं यहाँ पर इसीलिए आई ताकि तुम्हें ठंड ना लग जाए और मेरे लोगों ने मुझे तुम्हें सैक्रिफाइस कर दिया था, तो अब से मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता। तुम्हें अपने घर वालों के पास वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन आरुवी उसकी बातें नहीं मानती, तो काय उसे यहाँ पर अकेला छोड़कर यहाँ से निकल जाता है। लेकिन ऊपर जाने के बाद ये सारे लोग उसको घेर लेते हैं और पोरेक ये कहता है कि ऑगर्स ने हमारी वैली पर कब्जा कर लिया है, तो क्या हम कुछ टाइम के लिए यहाँ पर रह सकते हैं? और काय भी जल्दबाजी में इन सभी को परमिशन दे देता है कि वो यहाँ पर रुक सकते हैं। और फिर यहीं से हमारा सीन चेंज हो जाता है और काय दोबारा से जोसे के पास पहुँच जाता है उसकी ट्रेनिंग करवाने के लिए। तुम काफी लेट हो। अरे वो बस मैं थोड़ा सो गया था और मेरी आँख काफी देर से खुली। और फिर हम काय के दोस्तों को देखते हैं जो कि आराम से अपना दिहाड़ी मजदूरी कर रहे होते हैं। और तभी यहाँ पर चीफ आ जाते हैं और वो ये कहते हैं, क्या तुम जानते हो कि काय कहाँ पर है? ये सुनते ही इन सभी की फट जाती है और इन सभी को ऐसा लगता है कि काय ने पक्का कोई न कोई कांड कर दिया है। और अब अगली सीन में हम ये देखते हैं कि काय और चीफ के बीच में एक फाइट होने वाली है। और जैसे कि हम जानते हैं कि चीफ काय का एक टेस्ट लेने वाले हैं कि काय कितना स्ट्रॉन्ग है। और तभी काय को पोरेक की बातें याद आती हैं कि उसे अपनी पावर्स को सभी के सामने रिवील नहीं करना है। अगर ऐसा हुआ तो उसके लिए काफी मुसीबतें आ जाएंगी। और अगले पल हम ये देखते हैं कि चीफ काय के ऊपर एक के बाद एक अटैक्स करना शुरू कर देता है और ये अटैक्स काफी दमदार होते हैं, जिससे काय की डिवाइन क्रिस्ट सामने आनी शुरू हो जाती है। लेकिन वो इसे किसी तरीके से शांत करता है और एक नूब की तरह चीफ के साथ लड़ना शुरू कर देता है। और अब वो चीफ का पैर पकड़कर उसे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन तभी चीफ उसकी एक जोरदार लात मारता है जिससे काय नीचे गिर जाता है। और सारे लोग ये देखकर काफी परेशान हो जाते हैं। तो चलो बच्चे, आज हम इस टेस्ट को यहीं पर रोकते हैं और कल अपनी पूरी ताकत के साथ आना। और चीफ के जाते ही मानसो काय की टांग खींचना शुरू कर देता है। अरे क्या हुआ मेरे दोस्त, तुम तो काफी आराम से हार गए। लेकिन एल्सा को भी उसकी काफी चिंता हो रही होती है। जोसी भी ये डिसाइड करती है कि अब वो काय के साथ और भी कड़ी मेहनत करेगी। और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काय की अचानक से आँख खुल जाती है और वो भागकर उसी वैली की तरफ जाता है। और जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है तो वो ये नोटिस करता है कि आरुवी ने यहाँ पर एक छोटा सा घर बना लिया है और वो उसके लिए खाना भी बना रही है, जैसे कि वो इसकी वाइफ हो। और अगले पल ये सारा खाना बनकर तैयार हो जाता है और ये खाना काफी सारा था और खाने में भी टेस्टी। और काय को भी ये खाना काफी पसंद आता है और वो इसे पेट भर के खाता है। और अगली सुबह हम ये देखते हैं कि काय को पहले के मुकाबले खाना काफी ज्यादा मिलता है और उसके दोस्त आकर उसे परेशान करना शुरू कर देते हैं। और पास ही में हम एल्सा को देखते हैं जिसकी लड़ाई एक बंदी के साथ हो जाती है, क्योंकि एल्सा काफी घूर घूर कर काय को देख रही होती है। तो वो अचानक से इस बंदे की प्लेट में ज्यादा खाना डाल देती है और अब वो इससे ये खाना वापस मांग रही होती है। और ऐसे ही करते करते काय के काफी सारे दिन गुजर जाते हैं, जहाँ पर वो मेहनत करता है, रात में फल खाता है, वैली में जाता है और साथ ही में आरुवी की हेल्प भी करता है। और फिर हम ये देखते हैं कि जब ये सारे मिलकर एक बड़े से पत्थर को हिलाने की कोशिश करते हैं तो वो इनसे टस से मस नहीं होता। और तभी अचानक से चीफ यहाँ पर आ जाते हैं और वो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके इस बड़े से पत्थर को आराम से उठाकर दूर फेंक देते हैं, जिसको देखकर ये सारे लोग काफी चौंक जाते हैं। और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काय एक फूल को हील करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें फेल हो जाता है। और अगली सुबह जब वो विलेज में आता है तो वो एल्सा को देखता है जो कि काफी सारे फ्लावर्स के बीच में होती है और ये सारे फ्लावर्स उसी ने लगाए होते हैं जो कि आज काफी बड़े और सुंदर लग रहे होते हैं। और इन दोनों की बातों से हमें ये पता चलता है कि काय और एल्सा ये दोनों ही एक ही विलेज से हैं और ये दोनों ही उस विलेज को छोड़कर यहाँ पर आए हैं। और एल्सा अपने साथ इन फ्लावर्स को वहाँ से लेकर आई थी। और तभी एल्सा उसे बताती है कि तुम अभी चीफ के साथ लड़ने में काफी कमजोर हो। काय कहता है, मैं इस बात को जानता हूँ और इसीलिए मैं काफी स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ, क्योंकि इस दुनिया में मैं काफी अकेला हूँ और कोई भी मेरे साथ नहीं है। और इसके बाद वो ये कहता है कि मैं सभी को बचाने के लिए हर खतरे से लड़ने के लिए तैयार हूँ। और ये बात जाकर सीधा एल्सा के दिल पर लगती है और वो सीधा ही एक फ्लैशबैक में पहुँच जाती है जहाँ पर ये दोनों काफी छोटे बच्चे थे और जब एक डेमी ह्यूमन ने एल्सा के ऊपर अटैक किया था तो काय उसे बचाने के लिए इस डेमी ह्यूमन के पैर पर लटक जाता है और जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। और एल्सा को ऐसा लग रहा था कि ये डेमी ह्यूमंस उन्हें जान से मार देंगे, लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर वेजिन की एंट्री हो जाती है जो कि आते ही इन सारे डेमी ह्यूमंस को जान से मार देते हैं।
और तभी से काय भी ये डिसाइड करता है कि वो आगे चलकर काफी स्ट्रॉन्ग बनेगा। और फिर हमारा सीन दूर एक जंगल में आ जाता है जहाँ पर हम काफी सारे ओगर्स को देखते हैं जो कि काफी हट्टे कट्टे होते हैं और साथ में उन्होंने आर्मर्स भी पहने होते हैं। और वो इस इलाके में आते ही सारे के सारे डेमी ह्यूमंस को मारना शुरू कर देते हैं और साथ में इस इलाके के ओगर्स को भी। और अब इन सभी का अगला टारगेट है वो वैली जहाँ पर काय के लैंड गॉड रहते हैं। और फिर हमें वैली में आरुवी को दिखाया जाता है जो कि काय के लिए एक ड्रेस बनाती है और काय को ये ड्रेस काफी पसंद भी आती है। लेकिन ये दोनों इस बात से अनजान है कि उनके सर पर खतरा मंडरा रहा है। और फिर हम दोबारा से काय को देखते हैं जो कि स्टोर हाउस में काम कर रहा होता है और वो एक राइस के दाने को देखकर ये सोचता है कि मुझे राइस बॉल खाने हैं, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि वो बनते कैसे हैं। और उसकी ये बात एल्सा भी सुन लेती है जो कि बाहर खड़ी हुई होती है। और अब एल्सा उससे ये पूछती है कि तुम राइस बॉल के बारे में क्या जानते हो। और काय कहता है कि मैंने उसे कभी खाया तो नहीं है, लेकिन मैंने उसे सपने में देखा है और मैं उसे एक बार खाना चाहता हूँ कि वो कैसा होता है। और उसके सारे दोस्तों को ऐसा लगता है कि वो यहाँ पर गधा मजदूरी कर रहे हैं और काय लड़कियों से गप्पे लड़ा रहा है। और फिर हम चीफ को देखते हैं जो कि सभी को ये ऑर्डर देते हैं कि जल्दी से इस सारे के सारे सामान को सीक्रेट वेयर हाउस में ले जाओ उस बंदे के यहाँ पर आने से पहले। और अब ओला भी यहाँ पर आ जाता है और वो अपने डैड से पूछता है क्या ये सारा सामान छुपाना जरूरी है। और वो ये बताते हैं कि जो इंसान यहाँ पर आ रहा है वो एक फूड इंस्पेक्टर है और अगर उसे एक बार इस गाँव के गोदाम के बारे में पता लग गया तो हो सकता है कि हम सारे गाँव वाले भूखे मर जाएं और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। और जिस इंसान के बारे में ये दोनों बातें कर रहे हैं उसका नाम है गांडाल। ओला कहता है कि हम उसे थोड़े बहुत पैसे देकर यहाँ से भगा नहीं सकते। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो इंसान काफी शातिर है। और फिर हम काय और उसके साथी को देखते हैं जो कि सारा का सारा अनाज अंदर लेकर जा रहे होते हैं। और फिर हमें ये पता चलता है कि जो इंसान यहाँ पर आ रहा है उसके पास भी डिवाइन क्रिस्ट है और यहाँ तक कि वो चीफ से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अगली सीन में हम ये देखते हैं कि ये सारे बाहर आकर खड़े हो जाते हैं क्योंकि गांडाल के आने का टाइम हो चुका है और ये सारे उसके स्वागत के लिए खड़े होते हैं। और तभी अचानक गांडाल इस कैरिज से बाहर आ जाता है और वो दिखने में एक छोटा बोना लग रहा होता है और वो आते ही इन दोनों से शिकायतें करना शुरू कर देता है। जब मैं यहाँ पर आ रहा था तो मेरे ऊपर काफी सारे डेमी ह्यूमंस ने अटैक भी कर दिया, यहाँ के जंगल तो काफी बेकार हैं। और इस तरफ मानसो काय को ये बताता है कि वो इंसान काफी खतरनाक है और उसने कभी भी अपनी पावर्स को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। और जब गांडाल जोशी को देखता है तो वो उसे छेड़ना शुरू कर देता है कि लड़कियों का काम बस खाना बनाना और आदमियों की सेवा करना होता है, तो तुम फाइट से दूर रहना। और तभी हम यहाँ पर एक और बंदे को देखते हैं जो कि गांडाल के साथ आया हुआ होता है और चीफ उससे ये पूछते हैं कि तुम इसके साथ हो। और वो ये कहता है कि मेरा नाम है नादा और मैं किसी के भी साथ नहीं हूँ। वो तो मैं यहाँ पर पहले से ही आ रहा था और रास्ते में मुझे गांडाल मिल गए तो मैं इन्हीं के साथ यहाँ पर आ गया। जिसके बाद गांडाल वेयर हाउस में आ जाता है और वो ये देखकर काफी हैरान हो जाता है, तुम्हारे वेयर हाउस में तो काफी कम अनाज है और तुम यहाँ के चीफ हो तो तुम बैठे हुए क्या कर रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम मुझसे सारा का सारा खाना छुपा रहे हो? और चीफ कहता है कि मैं इसके बारे में सोच भी नहीं सकता, हमारे गांव में बस इतना ही अनाज है। और अभी इन सभी को टोंट मारते हुए कहता है कि मैंने ऐसा सुना है कि काफी सारे गांव मुझसे अपने अनाज को छुपा रहे हैं, कहीं तुम भी तो ऐसा नहीं कर रहे हो? हम ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। वो तो इस बार यहाँ का मौसम थोड़ा सही नहीं है तो इस बार फसलें काफी कम उगी हैं। और जब गांडाल ये सारी बातें सुनता है तो उसे इस गाँव में रहने का एक बहाना मिल जाता है कि यहाँ का मौसम खराब है और उसके यहाँ पर रुकने को लेकर सारे लोग काफी परेशान थे। और जोशी भी अपने डैड से कहती है कि मैं उस इंसान को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, उसकी सोच लड़कियों को लेकर काफी गिरी हुई है। और फिर हम काय को देखते हैं जो कि नाडा से मिलने के लिए आता है और नाडा इसे देखते ही पहचान लेता है कि ये वही बच्चा है जिसने काफी सारे गॉड स्टोन को खाया हुआ है। नाडा उससे कहता है कि मैं भी तुम्हारी ही तरह हूँ क्योंकि मुझे भी पावर्स गॉड स्टोन से मिली हुई है। और अब वो अपनी डिवाइन क्रेस्ट दिखाते हुए ये कहता है कि कोई भी इंसान प्रैक्टिस करके और गॉड स्टोन को खा के स्ट्रॉन्ग बन सकता है। और फिर हम दोबारा से गांडाल को देखते हैं जिसके सामने खाने के हजारों आइटम रखे हुए होते हैं, लेकिन इस मोटे बुक्खड़ को ये सारे भी कम लगते हैं और वो ये कहता है कि मेरी शान में बस इतना ही। और फिर हम काय के दोस्तों को देखते हैं जिन्हें गांडाल के ऊपर काफी गुस्सा आ रहा होता है, इस बोने की वजह से हमारा खाना काफी कम हो गया। और यहाँ पर खड़े हुए सारे लोग इस बात के लिए होप कर रहे होते हैं कि गांडाल यहाँ से जल्दी चला जाए। और फिर अगली सीन में हम चीफ को देखते हैं जो कि इन सभी के साथ मीटिंग कर रहे होते हैं और ये सारे इस बात को लेकर काफी परेशान होते हैं कि ओगर्स का एक काफी बड़ा ग्रुप इस तरफ आ रहा है और वो ओगर्स पहले वाले से काफी स्ट्रॉन्ग हैं। चीफ कहते हैं नाडा तुम इसके बारे में पता करो और वो ये कहता है कि मैं इस गांव के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता। और तभी चीफ उसके लिए एक टीम रेडी करने के लिए कहते हैं जिसके अंदर काय भी है। और इस तरफ काय आरुवी से ये कहता है कि वो कुछ दिनों तक वैली में लौट कर नहीं आएगा और ये सुनने के बाद वो काफी परेशान हो जाती है। तो उसको ऐसा देखकर काय कहता है कि मैं वापस जरूर आऊंगा। और ऊपर जाने के बाद काय को
पोरक मिलता है जो उसे बताता है कि वो सारे ओगर्स यहाँ पर आ रहे हैं और ऐसा भी हो सकता है कि जिन ओगर्स को तुमने पहले मारा था ये उन्हीं के साथी हों। लेकिन काय को इन सारी बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो ये सोचता है कि वो सारे के सारे ओगर्स कितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, मैं उनका डटकर सामना करूंगा। और अगली सुबह ये सारे अपने मिशन के लिए निकल जाते हैं, लेकिन गांडाल आराम से घोड़ी बेचकर सो रहा होता है। और जब काय यहाँ से जाने वाला होता है तभी अचानक से एल्सा यहाँ पर आ जाती है जो कि उसके लिए राइस बॉल्स बनाकर लाती है। और ये राइस बॉल्स दिखने में थोड़े अजीब लग रहे होते हैं क्योंकि एल्सा ने इन्हें पहली बार बनाया है। और काय इसे देखकर काफी खुश हो जाता है और वो इसे रख भी लेता है और वो ये कहता है कि मैं इसे रास्ते में खा लूंगा। लेकिन जब ये सारे जंगल में आते हैं तो वो ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाते हैं कि उनके सामने काफी सारे ओगर्स और डेमी ह्यूमंस मरे पड़े हैं। और जब नाडा इनको देखता है तो वो ये कहता है इस बात में कोई भी दो राय नहीं है कि उन ओगर्स की टीम में पक्का कोई न कोई काफी स्ट्रॉन्ग है जिसने इन सभी को काफी आराम से मार दिया। और अब जोसे काय को बताती है कि कल उसने अपने डैड की बातें सुनी, जिससे एक बात तो साफ है कि वो सारे के सारे ओगर्स किसी को ढूंढ रहे हैं। और उसकी ये बात नाडा भी सुन लेता है। और अब नाडा इन सभी को ये बताता है कि कुछ टाइम पहले एक भविष्यवाणी हुई थी जिसमें ये बताया गया था कि एक शक्तिशाली देवता सामने आने वाला है और इसलिए मैं उसे ढूंढ रहा हूँ ताकि मैं उसे रखवालों की कैटेगरी में डाल सकूं। अगर किसी और ने हमसे पहले उसे ढूंढ लिया तो ऐसा हो सकता है कि वो उसके ऊपर कब्जा कर ले। और अब नाडा ये बताता है कि जो कोई भी सबसे पहले उस गॉड के पास जाएगा तो वो ताकत उसकी हो जाएगी। और अब ये सारी बातें सुनने के बाद काय को ऐसा लगता है कि वो सारे के सारे ओगर्स मुझे ही ढूंढ रहे हैं और पहले मैंने जिन ओगर्स को मारा था ये वाले उससे भी काफी स्ट्रॉन्ग हैं। और जब ये सारे आगे जाकर देखते हैं तो यहाँ पर काफी सारे डीमंस होते हैं जिनकी हालत काफी खराब होती है और काफी सारे मारे जा चुके होते हैं। और अब जोसे को ऐसा लगता है कि इस विलेज के अंदर कोई न कोई जिंदा होगा तो ये सारे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना शुरू कर देते हैं। पर इस गाँव में उन्हें कोई भी जिंदा डीमन नहीं मिलता और ये सारे डीमन ह्यूमन फ्रेंडली होते हैं, यानी कि इंसानों के दोस्त। और इस तरफ नाडा काय को लेकर यहाँ के लैंड गॉड को ढूंढने के लिए निकल जाता है। और जब जोसे आगे जाती है तो उसे यहाँ पर कुछ खून के धब्बे दिखते हैं और उसको ऐसा लगता है कि सामने कोई छुपा हुआ है। लेकिन तभी अचानक से एक मरा हुआ ओगर बाहर आके गिरता है और यहाँ पर नाडा और काय ने भी लैंड गॉड के ठिकाने को ढूंढ लिया होता है। और जब ये लोग अंदर जाते हैं तो अंदर काफी अंधेरा होता है तो नाडा अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करता है और वो ये देखकर काफी हैरान हो जाता है कि काय को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। और तभी काय बात को टालते हुए कहता है कि मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता, मैंने तो बस इसके बारे में पढ़ा है। और अब ये दोनों इस जगह के काफी अंदर आ जाते हैं और अपना काम कर रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक वो ये नोटिस करते हैं कि यहाँ पर एक लड़की पड़ी हुई है जिसको लेकर ये दोनों बाहर आ जाते हैं और ये लड़की भी एक डीमन होती है। और इन सभी को ऐसा लगता है कि ये लड़की यहाँ की राजकुमारी है जो कि ओगर्स के साथ फाइट करते करते मारी गई। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक लड़की है तो ये ओगर्स के साथ फाइट कैसे कर सकती है, इसे तो बस खाना बनाना और बर्तन मांजना ही आता होगा। ये सुनने के बाद जोसे को इस बंदे के ऊपर काफी गुस्सा आता है। और जब नाडा इस डीमन को चेक करके देखता है तो वो ये बताता है कि ये डीमन काफी बहादुर थी और ये एक साथ 3 ओगर्स के साथ फाइट कर रही थी ताकि ये अपने लोगों को बचा सके। और साथ ही में वो ये कहता है कि जब ओगर्स ने इन डीमंस के ऊपर अटैक करके इनके सींगों को काटना शुरू किया तो उसकी आवाज सुनने के बाद ये लड़की भी बाहर आ गई ताकि वो अपने लोगों को बचा सके। और इसी बीच वो भी मारी गई और इसी मौके का फायदा उठाकर उसके सारे लोग यहाँ से भाग पाए और इसीलिए हमें इस विलेज के अंदर ज्यादा लाशें नहीं मिली हैं। और अब ये सारी कहानी सुनने के बाद इस बंदे को भी शर्म आ जाती है और अगली सीन में ये सारे इन डीमंस की ग्रेव बना देते हैं। और नाडा को ये बात समझ नहीं आती कि आखिरकार वो सारे ऑगर्स कहाँ पर जा रहे हैं और वो ये कहता है कि ऐसा भी हो सकता है कि वो उस तरफ वैली में जा रहे हों। और नाडा की ये सारी बातें सुनने के बाद काय काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है क्योंकि वो इस बात को जानता है कि वैली में आरुवी है और साथ में पोरक और उसके साथी भी। और इसीलिए वो ये डिसाइड करता है कि वो पहले आगे जाकर सारा कुछ चेक करने वाला है और ये सारे उसकी बात को मान जाते हैं। और यहाँ पर वैली में पोरक को भी इस बात की न्यूज मिल जाती है कि सारे के सारे ओगर्स इस तरफ आ रहे हैं और वो इनके ऊपर कभी भी अटैक कर सकते हैं। अभी यहाँ पर काय भी नहीं है तो सारा कुछ मुझे ही संभालना होगा और मुझे ही उनसे फाइट करनी होगी। और अभी सारे ओला के साथ जंगल में आ जाते हैं जहाँ पर ये सारे डेमी ह्यूमंस को ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक से इन सब की नजर डेमी ह्यूमंस के ऊपर जाती है जो कि संख्या में काफी ज्यादा होते हैं और वो यहाँ पर आग लगाकर आराम से मस्ती कर रहे होते हैं। और अभी सारे छुपकर उन सभी को देख रहे होते हैं और वो ये नोटिस करते हैं कि ये सारे डेमी ह्यूमंस यहाँ पर एरिया को भी बिल्ड कर रहे हैं, यानी कि वो इस सारी की सारी जगह पर अपना कब्जा कर रहे हैं। और जब
ओला ये सारा कुछ देखता है तो उसे काफी गुस्सा आता है और वो इन सारे के सारे डेमी ह्यूमंस के ऊपर अटैक करने की बात कर रहा होता है, लेकिन उसके साथ ही ऐसा करने से मना कर देते हैं। और एक बंदा ये कहता है कि अभी हम उनके ऊपर अटैक नहीं कर सकते, वो हमसे संख्या में काफी ज्यादा हैं। अगर हमने अभी उनके ऊपर अटैक किया तो ऐसा भी हो सकता है कि हम सारे मारे जाएं। और ओला कहता है कि मैं इन सभी को ऐसे नहीं छोड़ सकता, वरना ये काफी तबाही मचा देंगे। लेकिन ये सारे उसे समझा लेते हैं कि अभी उन सभी को वापस जाना चाहिए और ये बाद में आकर इन सभी के बारे में सोचेंगे कि आगे क्या करना है। और फिर इस तरफ हम काय की लोकेशन को देखते हैं जहाँ पर ये सारे लोग काय का वेट कर रहे होते हैं और वो सारे ये सोचते हैं कि काय अभी तक वापस क्यों नहीं आया। और फिर हम जोसे को देखते हैं और वो ये कहती है कि मेरा दिल काफी घबरा रहा है और मुझे भी काय के साथ जाना चाहिए था। और जब वो काय के पास जाने के लिए आगे बढ़ती है तो नाडा उसे रोक लेता है। तुम्हें आगे जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हें बस काय के ऊपर भरोसा रखना है। ये बात सुनने के बाद जोसे भी शांत हो जाती है और अब नाडा उसे समझाने के बाद यहाँ से निकल जाता है और वो ये कहता है कि मैं बस अभी आया, मैं प्रे करने के लिए जा रहा हूँ। और फिर हम दोबारा से नाडा को देखते हैं जो कि एक काफी ऊंची जगह पर आ जाता है और यहाँ पर वो मेडिटेशन करना शुरू कर देता है। और तभी अचानक से उसकी बॉडी के अंदर से एक अजीब सा ऑरा निकलना शुरू हो जाता है और उसकी आंखें बाहर निकलकर काय को ढूंढना शुरू कर देती हैं। और इस तरफ काय भी काफी तेजी से भाग रहा होता है ताकि वो जल्दी से जल्दी वैली तक पहुंच सके। लेकिन रास्ते में उसे ओगर्स के पैरों के निशान दिखते हैं जो कि वैली की तरफ ही जा रहे होते हैं। और तभी अचानक से झाड़ियों में हलचल होनी शुरू हो जाती है और काय इससे घबरा जाता है। लेकिन तभी सारे के सारे पोरक्स बाहर आ जाते हैं और काय उन्हें देखकर थोड़ा सा शांत हो जाता है। और तभी पोरक का सरदार यहाँ पर आता है और वो ये कहता है कि हमने इस बात की उम्मीद नहीं की थी कि तुम इतनी जल्दी यहाँ तक आ जाओगे। और अब ये सारे बातें करते हुए जा रहे होते हैं और पोरक्स ये बताते हैं कि वो यहाँ पर इसीलिए हैं ताकि वो वैली को प्रोटेक्ट कर सकें। और काय उनसे कहता है जब मैं यहाँ पर हूँ तो तुम सभी को टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है और वैसे भी वैली को प्रोटेक्ट करना ये मेरी जिम्मेदारी है। वैसे हम सारे भी तो इसी वैली के अंदर रहते हैं तो इसे प्रोटेक्ट करना ये हमारी भी जिम्मेदारी है। और इस छोटे से बहादुर बच्चे का नाम है केचक। हम सभी ने अपने आप को वैली गॉड को समर्पित कर दिया है और यहाँ तक कि हम सभी ने ये भी ठान लिया है कि हम सारे वैली को प्रोटेक्ट करेंगे और तुम्हारा साथ देंगे। काय को भी ये सारी बातें काफी पसंद आती है। लेकिन तभी अचानक वो ये देखते हैं कि काफी सारे ओगर्स वैली की तरफ जा रहे हैं। पोरक कहता है कि हमें इनका सामना करने के लिए एक प्लान बनाना होगा, लेकिन काय इस चीज के लिए मना कर देता है और वो ये कहता है कि हमारे पास अभी इतना टाइम नहीं है, हमें इनका सामना ऐसे ही करना होगा। और जब ये सारे बातें कर रहे होते हैं तभी अचानक से इन ओगर्स का लीडर इन सभी की आवाज सुन लेता है। और इस तरफ गांडाल खाने को ठूस ठूस कर खा रहा होता है, लेकिन वो साथ में इस सारे खाने की बुराई भी करता है। लेकिन इसको देखकर ऐसा लगता है कि ये बोना काफी भुक्कड़ है। और तभी उसकी नजर एल्सा पर जाती है जो कि पास में काम कर रही होती है। अरे सुनो लड़की, क्या तुम मेरे इस गिलास को वाइन से भर दोगी? ये सुनने के बाद एल्सा काफी परेशान हो जाती है और वो ये सोचती है कि मैं अब क्या करूं। पर एल्सा को बचाने के लिए यहाँ पर एक और लेडी आ जाती है जो कि इस बोने को वाइन सर्व करती है। और अब ये दोनों बाहर आ जाते हैं जहाँ पर एल्सा इस लेडी को थैंक यू बोल रही होती है और वो ये कहती है अरे कोई बात नहीं पुत्र, मैं इस बात को जानती हूँ कि तुम्हारा वो क्रश अभी बाहर गया हुआ है, तो तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। और तभी यहाँ पर ओला भी आ जाता है जो कि अपने डैड से बात करने के लिए आगे जा रहा होता है। और फिर हम काय को देखते हैं जो कि केचक के साथ मिलकर इन सारे के सारे ओगर्स से फाइट कर रहा होता है और ये दोनों मिलकर काफी सारे ओगर्स को ठिकाने भी लगा देते हैं। और अब ये सारे के सारे ओगर्स काय के सामने खड़े हुए होते हैं और काय उनसे कहता है कि तुम सारे यहाँ से आगे नहीं जा सकते और मैं तुम सभी को वैली में जाने नहीं दूंगा। और अब ये सारी बातें सुनने के बाद इन ओगर्स की फटनी शुरू हो जाती है। लेकिन काय भी इस बात को देखकर काफी हैरान हो जाता है कि इन सभी का लीडर सामने आ रहा है। और जब ये लीडर सामने आता है तो वो भी अपनी डिवाइन क्रिस्ट को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे एक बात तो साफ हो जाती है कि ये लीडर भी एक गार्डियन बियरर है। और तभी पोरक ये कहता है कहीं ये वही तो नहीं है जिसे हम रिक्टोरस के नाम से जानते हैं। काय पूछता है कि वो कौन होते हैं। इन ओगर्स के बीच में 6 ऐसे ओगर्स हैं जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल हैं और उन्हें ही सबसे ज्यादा पावरफुल लैंड गॉड की ब्लेसिंग्स मिली हुई हैं और साथ में ताकत भी। ये बातें सुनने के बाद काय भी इस बात को समझ जाता है कि जो मेरे सामने ओगर खड़ा हुआ है वो कोई आम ओगर नहीं है। अगर ये सारे पोरक्स इसके सामने आए तो ये उन्हें जान से मार देगा। और वो सभी को पीछे हटने के लिए कह देता है और साथ में अपनी डिवाइन क्रिस्ट को भी एक्टिवेट कर लेता है। और साथ ही में यहाँ पर नाडा की आंखें भी आ जाती हैं और वो भी ये सारा कुछ देख रही होती हैं। नाडा ये समझ जाता है कि मुझे इस बच्चे के ऊपर पहले से ही शक था कि इसके पास डिवाइन क्रिस्ट है और शायद से मैं जिस गॉड को ढूंढ
रहा हूँ, ये बच्चा वही गॉड है। और अब ये ओगर इंसानी भाषा में काय से बातें कर रहा होता है। तो तुम वही हो जिसने उन सारे के सारे ओगर्स को जान से मारा है, और तुम तक पहुंचने के लिए मैंने काफी पापड़ बेले, लेकिन इन पोरक्स ने मेरी काफी हेल्प की और मैं इनका पीछा करते करते तुम तक पहुंच गया। काय भी ये सुनकर काफी शॉक्ड हो जाता है, लेकिन तभी अचानक से उसे वैली गॉड की आवाज आती है कि तुम इन सारे के सारे ओगर्स को खत्म कर दो। और अगली पल इन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है, और ये फाइट देखते ही देखते काफी इंटेंस हो रही होती है, और नाडा भी इस फाइट को देख रहा होता है। और तभी काय उसके पैरों के नीचे से निकलता है और अपने स्पीयर को उसकी छाती के आर पार कर देता है। काय को ऐसा लगता है कि उसने ये कर दिखाया, लेकिन इस ओगर की बॉडी काफी हार्ड होती है और उसका स्पीयर भी टूट जाता है। और काय जैसे तैसे करके इस ओगर के अटैक से बचता है और एक ही झटके में ये स्पीयर उसकी बॉडी में घुसा देता है। ये तुमने मेरे साथ क्या किया? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। लेकिन ये सारे के सारे लोग इस बात को देखकर काफी चौंक जाते हैं कि जैसे ये ओगर अपनी बॉडी से उस स्पीयर को बाहर निकालता है तो उसकी पूरी की पूरी चोट एक ही सेकंड में हील हो जाती है। और इन सभी को ऐसा लगता है कि ये उसकी गार्डियन बियरर की पावर्स हैं, लेकिन पोरक ये बताता है कि गार्डियन बियरर भी इतनी जल्दी अपने घाव को हील नहीं कर सकते। तो अब तुम मेरे हाथ लगी गए और अब मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और मुझे ये बात सुनकर काफी अजीब लगा कि वैली गॉड ने तुम्हें चुना है। तुम तो काफी कमजोर हो, तुम ये जो भी करना चाहते हो मैं वो तुम्हें करने नहीं दूंगा। और अब काय के सामने सभी लोगों के फ्लैशबैक्स आने शुरू हो जाते हैं जो कि इस वैली के अंदर रहते हैं। और अगली पल काय एक जोरदार फायर अटैक करके इस ओगर के हाथ को भून देता है, और नाडा भी ये सारा कुछ देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है। ये पावर्स ये तो काफी ज्यादा हैं। अरे वाह दद्दू, ये इंसान तो काफी कमाल का है। चलो ये भी काफी अच्छा हुआ कि ये बच्चा मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है। काय इस ओगर को भूनने के लिए अपने फायर मैजिक का अटैक कर रहा होता है, लेकिन इससे उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। उल्टा वो काय के पेट में एक जोरदार लात मारता है। और इस तरफ नाडा जो कि ये सारा कुछ देख रहा होता है वो ये बताता है इसे मारना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि ये भी एक गार्डियन बियरर है और लैंड गॉड इसकी रक्षा कर रहे हैं। और ये लैंड गॉड का एक काफी सिंपल टास्क है कि वो अपनी गार्डियन बियरर की रक्षा करते हैं। और फिर हम दोबारा से इस ओगर को देखते हैं जिसके ऊपर काय के फायर मैजिक का कोई भी असर नहीं होता, और वो अपनी सारी की सारी इंजरीज को बड़ी आराम से हील भी कर लेता है। जितना मैंने सोचा था ये ओगर तो उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो मैं इसे कैसे हराऊं। और इस तरफ ये विलेजर्स सारी तैयारियां कर रहे होते हैं, क्योंकि वो इस बात को जानते हैं कि ओगर्स उनके ऊपर कभी भी अटैक कर सकते हैं। और एल्सा को भी काय की चिंता हो रही होती है। और जब काय इस ओगर के ऊपर अपने डैगर से अटैक करता है तो वो भी टूट जाता है, और साथ में वो सारे के सारे राइस बॉल भी नीचे गिर जाते हैं जो कि एल्सा ने उसे दिए थे। और काय भी घुटनों पर आ जाता है। नाडा भी ये सारा कुछ देखकर काफी परेशान हो जाता है। अरे दद्दू, काय को बचा लो। और वो ये सोचता है अगर मैंने जल्दी ही कुछ ना किया तो ये सारे के सारे लोग और वैली तबाह हो जाएगी। और तभी उसकी आंखों के सामने वो सारे के सारे मोमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं जो कि काय ने अभी तक जिए हैं। और जब काय इन राइस बॉल्स को कलेक्ट करने की कोशिश करता है तो ये ओगर उन्हें कुचल देता है। और अब वो काय को जान से मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी काय अपनी टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे उसके हाथ में मॉलिक्यूलर ब्लेड आ जाता है और वो एक ही झटके में इस ओगर के हाथ को काट देता है। ये तुमने मेरे साथ क्या किया और मैं इसे दोबारा से रीजनरेट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। और फिर ये ओगर काफी गुस्से में आकर काय पर दोबारा से अटैक करता है, और काय अपनी ब्लेड की पावर को इनसेन लेवल तक ले जाता है। पोरक कहता है ये पावर तो काफी खतरनाक है, जो कि नेचर के रूल्स को भी सरपास करती हैं। और अगले ही पल काय एक ही स्लैश मारकर इस ओगर के आर्मर को तोड़ देता है, और ये ओगर भी इंजर्ड होकर नीचे गिर जाता है। नाडा भी ये सारा कुछ देखकर काफी हैरान हो जाता है, और वो ये कहता है कि काय ने अभी जिन पावर्स का इस्तेमाल किया है वो एक तरह की एंशिएंट डिवाइन पावर है, जिसके बारे में मैंने बस सुना है। जिसके बाद काय इस ओगर का गॉड स्टोन बाहर निकाल लेता है, और वो ये कहता है कि अब से ये मेरा हुआ। और ये बोलने के बाद वो सारा का सारा गॉड स्टोन अकेले ही पी जाता है, और इसे कंज्यूम करते ही उसकी पावर्स की सारी की सारी लिमिट्स टूट जाती हैं। और जब ओगर्स ये सारा कुछ देखते हैं तो वो यहाँ से दुम दबाकर भाग जाते हैं, और ये सारी पावर्स इतनी ज्यादा होती हैं कि काय भी बेहोश हो जाता है। और अब थोड़ी ही देर के बाद काय को होश आ जाता है, और वो ये कहता है कि मेरे साथ क्या हुआ था, मुझे कुछ याद नहीं है। और काय इन सारे पोरक से पता करता है कि आखिरकार उसे हुआ क्या था, और पोरक उसे बताता है कि जब तुमने वो गॉड स्टोन पिया तो यहाँ पर अचानक से एक काफी तेज तूफान आया, और मेरे ख्याल से ये लैंड गॉड की शक्तियाँ थी। और काय ये बात सुनकर काफी हैरान हो जाता है कि एक लैंड गॉड की ताकत ऐसी हो सकती है, लेकिन वो इन सारी बातों को भुलाकर पास ही में एक नदी के पास जाकर अपने हाथ मुंह को धोता है, और साथ ही में पोरक से ये पता करता है कि जब मैं उस ओगर से फाइट कर रहा था क्या तुम्हें फाइट के बीच में कुछ
अजीब सा लगा, जैसे कि कोई हमें देख रहा हो। अरे हाँ, मुझे ऐसा कुछ लगा तो था, लेकिन मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया क्योंकि वो कोई दुश्मन नहीं था। और अब काई यहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाता है और वो जाने से पहले इन सभी को अलविदा भी करता है और साथ ही में वो एल्सा के बनाए हुए राइस बॉल्स को भी खा लेता है, जिससे उसकी पेट पूजा हो जाती है। और जैसी काई वहाँ पहुँचता है तो मानसो उसे बताता है कि जोशी की तबीयत काफी खराब है। और जब काई उसे जाकर देखता है तो वो ये नोटिस करता है कि जोशी के पैर पर एक अजीब सा निशान है, जिसको देखकर वो पैनिक हो जाता है। लेकिन तभी नादा भी यहाँ पर आ जाता है और वो ये कहता है कि शायद से मैं इस निशान के बारे में जानता हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वो काई से ये पता करता है कि तुम जिन ओगर्स का पीछा कर रहे थे उनका क्या हुआ। ये वक्त ऐसी बातें करने का नहीं है, तुम बस जोशी के ऊपर ध्यान दो। लेकिन नादा अपनी बात पर जोर डालते हुए ये कहता है कि मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ। और अब काई उससे झूठ बोलते हुए उसे ये बताता है कि जब मैं वहाँ पहुँचा तो किसी ने पहले से ही उन सारे ओगर्स को जान से मार दिया था। और फिर नाडा भी इन सारी बातों को इग्नोर करते हुए ये कहता है कि चलो इन सारी बातों को छोड़ते हैं और पहले जोशी को लेकर दोबारा से लैग विलेज में चलते हैं ताकि इनका सही से इलाज हो सके। और जब ये सारे वापस जा रहे होते हैं तो नाडा ये नोटिस करता है कि काई के कपड़ों पर ओगर का ब्लड लगा हुआ होता है और वो ये सोचता है कि इसने तो मुझसे मना किया था कि इसके पहुंचने से पहले वहाँ पर सारे के सारे ओगर्स मर गए थे। और अब ये सारे लैग विलेज में आ जाते हैं, लेकिन वो ये देखकर काफी हैरान हो जाते हैं कि इस विलेज की हालत काफी खराब है। और फिर काई जल्दी से भागकर बास्को के पास जाता है और उससे ये पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ। और बास्को उसे ये बताता है कि हमारे इस गांव पर डेमी ह्यूमंस ने अटैक कर दिया था, लेकिन हमारे चीफ काफी स्ट्रॉन्ग थे तो उन्होंने ये सारा कुछ संभाल लिया, लेकिन वो इस गांव को बर्बाद होने से बचा नहीं पाए। और फिर काई भागते हुए टाउन हॉल में आ जाता है जहाँ पर सारे के सारे लोग इंजर्ड होते हैं और वो जोर से एल्सा का नाम पुकारता है और ये सोचता है कि शायद से एल्सा इसमें जिंदा बच गई होगी। और अब वो चलते चलते एल्सा के पास आ जाता है और उसे सही सलामत देखकर उसकी जान में जान आ जाती है। और एल्सा भी इसे देखकर काफी खुश होती है कि काई अभी तक जिंदा है। यहाँ पर चीफ अपने दोनों बच्चों को देख रहे होते हैं जिनकी हालत काफी खराब होती है और इन दोनों के पैरों पर ही सेम निशान होते हैं। मेरे दोनों बच्चों के पैरों पर एक जैसे निशान है और ये निशान क्यों है मैं इसके बारे में जानता हूँ। और अगली सीन में हम ये देखते हैं कि कुछ सोल्जर्स इन डेमी ह्यूमंस के ऊपर निगरानी रख रहे होते हैं और वो ये देखते हैं कि ये डेमी ह्यूमंस पहले के मुकाबले में काफी ज्यादा हो चुके हैं। और इस तरफ हम काई को देखते हैं जो कि एल्सा से बातें कर रहा होता है और एल्सा उसे बताती है कि जब उनके गांव के ऊपर अटैक हुआ तो वो अपनी मॉम को लेकर टाउन हॉल में आ गई और इसीलिए वो दोनों जिंदा बच पाए। काई उसके बनाए हुए राइस बॉल्स की तारीफें करता है कि तुमने जो राइस बॉल्स बनाए थे वो काफी अच्छे थे। लेकिन इससे पहले वो अपनी बात कंप्लीट कर पाता तभी मानसो यहाँ पर आ जाता है, चलो तुम्हें चीफ ने बुलाया है। और यहाँ पर काई चीफ को बताता है कि सारे के सारे ओगर्स खत्म हो चुके हैं और चीफ को ये सुनकर काफी राहत मिलती है। लेकिन वो ये कहते हैं कि सारे के सारे ओगर्स तो खत्म हो चुके हैं, लेकिन ये डेमी ह्यूमंस अब भी हमारा सर दर्द बने हुए हैं। और फिर काई चीफ से ये पूछता है कि इन दोनों को क्या हुआ और चीफ ये बताते हैं कि डेमी ह्यूमंस ने इन दोनों के लैंड गॉड्स को श्राप दे दिया है, जिससे इन दोनों की हालत ऐसी हो चुकी है। और मैं ये बात भी जानता हूँ कि वो डेमी ह्यूमंस दोबारा से हमारे ऊपर अटैक करने वाले हैं। और नाडा ये बताता है कि अगर इन दोनों का श्राप हट भी गया तो इन दोनों की लड़ने की ताकत खत्म हो जाएगी, यानी कि ये दोनों काफी कमजोर पड़ जाएंगे। लेकिन चीफ को काई के ऊपर पूरा विश्वास होता है और वो ये कहते हैं अब तुम ही हो जो कि हमारी हेल्प कर सकते हो, लेकिन तुम्हें हमारी हेल्प करने के लिए इन दोनों की लैंड गॉड के पास जाना होगा, यानी कि एडा विलेज और एल्क विलेज। और अब ये दोनों कमरे से बाहर आ जाते हैं, लेकिन तभी अचानक से उन्हें गांदाल के चिल्लाने की आवाज आती है और यहाँ से एक लड़की काफी तेज से भागती हुई जाती है। काय कहता है हम इस बंदे की भी तो हेल्प ले सकते हैं, पर नाडा उसे मना कर देता है कि ये इंसान काफी आलसी है और मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये हमारी हेल्प करेगा। और फिर काय एल्सा के पास आ जाता है और साथ ही में उसे थैंक यू भी करता है कि उसके राइस बॉल्स काय के काफी काम आए। वैसे मैं तुम्हें ये बताने के लिए आया था, मैं एक और मिशन के लिए जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं काफी जल्दी आ जाऊंगा। और वो उसका हाथ पकड़ लेती है, मैं भी तुम्हें काफी मिस करूंगी। और इस श्राप के कारण जोसे और ओला को काफी पेन हो रहा होता है। और अब ये दोनों एल्क विलेज में आ जाते हैं जहाँ पर ओला के लैंड गॉड का मंदिर है। और तभी नाडा ये बताता है अगर उन डेमी ह्यूमंस ने ओला के लैंड गॉड को श्राप दिया है तो वो इस जगह की रखवाली भी कर रहे होंगे ताकि यहाँ पर कोई भी दखल अंदाजी ना करे। और अब ये बोलने के बाद नाडा अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करके इस पूरी जगह को चेक करना शुरू करता है और काय भी ये पहचान जाता है कि ये वही एबिलिटी है जो कि उसने उस जंगल में महसूस की थी जब वो उस ऑगर के साथ फाइट कर रहा था। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि मेरी इस टेक्निक का नाम है 1000 आई, जिससे मैं कितनी भी दूर तक आराम से देख सकता हूँ। और अभी सारी छानबीन करने के बाद नाडा काय को बताता है कि उस गॉड स्टोन की देखभाल बस 5 ही डेमी ह्यूमंस कर रहे हैं। और अगली पल ये दोनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं और काय जाते ही इन
डेमी ह्यूमंस के ऊपर अटैक्स करना शुरू कर देता है। काय को ऐसा लगता है कि उसे नाडा की हेल्प करनी चाहिए, लेकिन जब वो नाडा को देखता है तो नाडा काफी आराम से इन सारे के सारे डेमी ह्यूमंस को ठिकाने लगा रहा होता है। और इन सभी को मारने के बाद नाडा ये नोटिस करता है कि काय के चेहरे पर डिवाइन क्रिस्ट अपीयर हो चुकी है, लेकिन काय को इस बारे में पता नहीं होता। और तभी नाडा उसके सामने झुक जाता है और वो ये कहता है कि प्लीज हमारी हेल्प करो, मैं तुम्हारी ताकत के बारे में जान चुका हूँ। और काय भी उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है और अब वो पहरा दे रहा होता है। और नाडा इस ग्रेव स्टोन को साफ करना शुरू करता है और अब नाडा उसे कहता है कि हमें तुम्हारी ताकत की काफी जरूरत है, क्योंकि गांधाल जैसे लोग अपनी पावर्स का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जिससे हमारे राजा काफी कमजोर पड़ चुके हैं और उसका असर तुम अपने आसपास देख ही सकते हो। और अब बारी आती है यहाँ के लैंड गॉड के श्राप को हटाने की और नाडा अपने काम पर लग जाता है। काय उससे पूछता है कि तुम इसके ऊपर क्या डाल रहे हो, और तभी नाडा उसे बताता है कि यहाँ के जो देवता हैं वो लैग विलेज के देवता की सेवा करते हैं और लैग विलेज का जो भी सरदार है यानी कि वहाँ का गार्डियन बीरर, मैं उसके ब्लड का इस्तेमाल कर रहा हूँ जिससे इस श्राप को हटाया जा सकता है। और जब नाडा इस ग्रेव स्टोन के ऊपर ब्लड को डालता है तो वो अचानक से गायब हो जाता है और नाडा ये बताता है कि हमारी ये रस्म पूरी हो चुकी है और अब बारी है एडा विलेज की। फिर हम शाम का सीन देखते हैं जहाँ पर नाडा काय को ये बताता है इन सारे के सारे डेमी ह्यूमंस ने पहले यहाँ के लैंड गॉड को कमजोर किया और यहाँ की भूमि को भी अस्थिर किया, वो भी इसीलिए ताकि ये सारे जीत जाएं। और काय उससे पूछता है कि वो सारे ऐसा क्यों कर रहे हैं। नाडा कहता है मैं भी इस बात को लेकर काफी परेशान हूँ कि वो सारे डेमी ह्यूमंस ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन जिस लैंड के ऊपर वो रहते हैं वहाँ भी उन्हें खतरा है और पक्का कोई न कोई चीज ऐसी है जो कि उन्हें इस तरफ आने पर मजबूर कर रही है ताकि वो यहाँ पर आकर इंसानों के लैंड पर कब्जा करें। और साथ ही में नाडा ये भी कहता है कि ओगर्स के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है और कोई उन्हें धमका रहा है और इसीलिए वो सारे ओगर्स एक नए गॉड की तलाश में यहाँ पर आए थे ताकि उन्हें और भी ज्यादा ताकत मिल पाए। और तभी नाडा काय के ऊपर जोर देते हुए ये कहता है कि तुम अपनी ताकत का इस्तेमाल किंगडम के हिसाब से करने के लिए तैयार हो, लेकिन तभी अचानक से काय की डिवाइन क्रिस्ट एक्टिवेट हो जाती है और उसे वैली गॉड की एक आवाज आती है कि तुम नाडा को जान से मार दो। लेकिन अभी ये दोनों इन सारी बातों को भूलकर एडा विलेज में आ जाते हैं और यहाँ पर आने के बाद सारे के सारे डेमी ह्यूमंस को खत्म करना शुरू कर देते हैं। और फिर हमें ओला को दिखाया जाता है जिसका कर्ज धीरे धीरे कम हो रहा होता है, लेकिन उसकी तबीयत में बिल्कुल भी सुधार नहीं आता। और फिर हम नाडा को देखते हैं जो कि इस ग्रेव स्टोन के ऊपर वेजिन के ब्लड का इस्तेमाल कर रहा होता है और ये दोनों मिलकर फाइनली इन दोनों के कर्ज को दूर कर देते हैं और फिर ये दोनों बाहर आ जाते हैं। लेकिन काय इस बात को लेकर काफी परेशान था कि वैली गॉड नाडा के ऊपर गुस्सा क्यों हुए थे और उन्होंने इसे मारने का ऑर्डर क्यों दिया था। तो तुमने सोच लिया कि तुम क्या करने वाले हो। वैसे अगर तुम किंगडम की हेल्प करोगे तो तुम्हें भी काफी फायदा होने वाला है। और इस जगह पर नाडा उसे अपनी सारी बातें मनवाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है और वो ये कहता है कि अगर तुम एक बार किंगडम की हेल्प करोगे तो तुम भी काफी स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, जिससे तुम आगे चलकर लैग विलेज में किसी की भी रक्षा कर सकते हो जिसे तुम बचाना चाहते हो। और फिर हम जोसे को देखते हैं जिसकी हालत में पहले से काफी सुधार आ गया होता है और यहाँ पर नाडा काय को समझाते हुए ये कहता है कि हमारे लिए वो सारे ओगर्स और डेमी ह्यूमंस कोई भी मायने नहीं रखते, तो तुम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किंगडम के लिए कर सकते हो। लेकिन ये बात सुनने के बाद काय को काफी गुस्सा आ जाता है और वो ये कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक गार्डियन बीरर हूँ और एक लैंड गॉड और गार्डियन बीरर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने लैंड में रहने वाले सभी लोगों की रक्षा करे, चाहे फिर वो ओगर्स हो या फिर डेमी ह्यूमंस। अगर तुम ऐसा ही सोचते हो तो मैं इसके बारे में किंगडम से बात करूंगा। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि नाडा एक वेपन को बाहर निकालकर काय की बॉडी में घुसा देता है और इस तरफ भी द मोस्ट पावरफुल गार्डियन बीरर्स डेमी ह्यूमंस पहुंच चुके होते हैं और वो ये देखते हैं कि ग्रेवस्टोन के आसपास उनके सारे साथी मारे जा चुके हैं, जिनको देखकर उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आता है। और फिर हम दोबारा से काय को देखते हैं जिसको इस बात के ऊपर यकीन नहीं होता कि नाडा उसके साथ ऐसा कर सकता है और इस जगह पर काय की हालत काफी खराब हो रही होती है। और तभी नाडा उसको बताता है कि मैंने तुम्हें मारने के लिए जिस वेपन का इस्तेमाल किया है वो एक खास तरह का वेपन है जिससे गार्डियन बीरर की पावर्स को कंट्रोल किया जा सकता है और हाँ, इससे तुम थोड़ी देर तक अपनी पावर्स को इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। और अब नाडा उसे चिढ़ाना शुरू कर देता है कि तुम अपनी ताकत का इस्तेमाल उन लोगों के लिए करना चाहते हो जो कि तुम्हारे लिए मायने रखते हैं। ये तो काफी बड़ी बेवकूफी है। और अब देखते ही देखते काय की हालत काफी खराब होनी शुरू हो जाती है। मैं तुम्हें मारकर तुम्हारा गॉड स्टोन पी लूंगा जिससे मेरी ताकत पहले से काफी गुना बढ़ जाएगी।
और जब नाडा उसका गॉड स्टोन निकालने वाला होता है तभी काय उसकी एक जोरदार लात मारता है और उससे साइड हो जाता है। और फिर अगली सीन में हम लैग विलेज को देखते हैं जहाँ पर सारे के सारे लोग इस बात की तैयारियां कर रहे होते हैं क्योंकि डेमी ह्यूमंस उनके ऊपर कभी भी अटैक कर सकते हैं। और तभी चीफ ये कहते हैं, तुम सारी चिंता मत करो, मैं तुम सभी के साथ हूँ और मैं अपनी आखिरी सांसों तक तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। और अब ये सुनने के बाद सारे के सारे लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर हमें बाकी बंदों को दिखाया जाता है जो कि अब भी घायल हैं, जिसमें एल्सा और बाकी लोग शामिल हैं। और फिर हम दोबारा से नाडा को देखते हैं जो कि काय के ऊपर काफी जोर देकर ही कहता है कि मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम्हारी ताकत का इस्तेमाल इंसानी भलाई के लिए हो और अगर तुम इस पावर को कुर्बान कर देते हो तो काफी लोगों की जान बच सकती है। मैं तुम्हारा साथ देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ क्योंकि मैंने वैली के लोगों से ये कसम खाई है कि मैं उनकी हिफाजत करूंगा चाहे फिर कुछ भी हो जाए। और अब ये सारी बातें सुनने के बाद नाडा को काय के ऊपर काफी गुस्सा आ जाता है और वो उसे जान से मारने ही वाला होता है। लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर एक डेमी ह्यूमन आ जाता है जो कि आते ही नाडा के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है। और इस तरफ भी सारे के सारे डेमी ह्यूमंस ने लैग विलेज के ऊपर अटैक्स करने शुरू कर दिए होते हैं। ये सारे इस बात को लेकर काफी परेशान होते हैं कि वो इन डेमी ह्यूमंस का सामना कैसे करेंगे। और फाइनली हमें इन डेमी ह्यूमंस के सरदार को भी दिखाया जाता है जिसने लड़ने की सारी तैयारियां कर ली होती हैं, यानी कि वो इन सभी को मारने के लिए एकदम तैयार है। और इस तरफ नाडा इस डेमी ह्यूमन के साथ फाइट कर रहा होता है जो कि नाडा के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ता है। और शुरू में नाडा इससे बचने की काफी कोशिशें करता है लेकिन बाद में उसे लड़ने के लिए सामने आना पड़ता है। काय भी ये देखकर काफी परेशान हो जाता है और वो ये सोचता है कि यहाँ पर ये सारा कुछ क्या हो रहा है और ये सारे के सारे डेमी ह्यूमंस कहाँ से आ रहे हैं। लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर कुछ और डेमी ह्यूमंस और साथ में उनका सरदार भी आ जाता है। क्या तुम दोनों वही हो जिसने मेरे उन साथियों को जान से मारा है जो कि ग्रेव स्टोन की रक्षा कर रहे थे? लेकिन वो दोनों इसकी बातों पर कोई भी जवाब नहीं देते और इसे काफी गुस्सा आ जाता है, यानी कि तुम दोनों मरने वाले हो। और तभी नाडा काय से कहता है कि हम दोनों इस बात को जानते हैं कि हम दोनों ही गार्डियन पीरियड्स हैं और मैं अकेला इन सब का सामना नहीं कर सकता, तो प्लीज मेरा साथ दो। और काय को ऐसा लगता है कि ये सारे वही डेमी ह्यूमंस हैं जिन्होंने ओला और जोसे को श्राप दिया था, तो वो ये सोचकर काफी गुस्से में आ जाता है। अगर तुम सारे वही हो तो मैं तुम सभी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और अगली पल इन सभी के बीच में फाइट होनी शुरू हो जाती है जहाँ पर ये डेमी ह्यूमन काय के ऊपर काफी भारी पड़ता है और साथ में उसे इंजर्ड भी कर देता है। और फिर काय भी इस गोरिल्ला के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है लेकिन इससे उसे कुछ भी नहीं होता। और साथ में काय की मुश्किलें काफी बढ़ रही होती है क्योंकि नाडा ने जिस वेपन से उसके ऊपर अटैक किया है वो सारे घाव अब भी ताजे होते हैं और हील भी नहीं हो रहे होते। और अगली पल ये सारे के सारे गोरिल्लास कहीं पर गायब हो जाते हैं और तभी नाडा काय के पास आता है और उससे ये कहता है, ये सारे डेमी ह्यूमंस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और मुझे नहीं लगता कि तुम इनका सामना कर पाओगे। लेकिन काय भी इस बात को जानता है कि नाडा कुछ भी कर सकता है, तो वो भी अपने मॉलिक्यूलर ब्लेड को एक्टिवेट कर देता है। और जब एक गोरिल्ला नाडा को मारने के लिए सामने आता है तो नाडा उसे पहले ही वार्न कर देता है कि तुम शायद मेरी ताकत के बारे में नहीं जानते, तो मैं तुम्हें पहले ही वार्न कर रहा हूँ, मुझसे दूर हट जाओ वरना तुम मारे जाओगे। लेकिन ये गोरिल्ला उसे मारते मारते उसकी हालत काफी गंदी कर देता है। और जब ये डेमी ह्यूमन नाडा के ऊपर आखिरी वार करने वाला होता है लेकिन तभी अचानक से काय यहाँ पर आ जाता है जो कि आते ही नाडा को बचा लेता है। और नाडा ये सारा कुछ देखकर काफी हैरान हो जाता है, आखिरकार इसने मेरी जान क्यों बचाई जबकि मैंने इसे मारने की कोशिश की थी, ये ऐसा क्यों कर रहा है। और जब एक और डेमी ह्यूमन इन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए सामने आता है तो नाडा भी काय की जान बचा लेता है और अब ये दोनों एक सुरक्षित जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर नाडा काय से ये पूछता है, तुमने मेरी जान क्यों बचाई, वो भी एक ऐसे इंसान की जो कि खुद तुम्हें मारना चाहता था। लेकिन इस बारे में काय कुछ खास जवाब नहीं देता और नाडा भी ये समझ जाता है कि वैली गॉड ने इस बच्चे को इतनी ताकत क्यों दी है। और अब अगले पल नाडा काय को ये समझाता है कि मैं इस बात को जानता हूँ कि हम दोनों फंसने वाले हैं, लेकिन मेरे पास एक स्ट्रेटेजी है, अगर हम दोनों उसको फॉलो करते हैं तो शायद से हम बच सकते हैं। और काय के पास भी उसकी बात मानने के अलावा कोई और रास्ता नहीं होता, तो वो भी इसके लिए राजी हो जाता है। लेकिन अगर मैं बच गया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा नाडा। और अब ये सारे के सारे डेमी ह्यूमंस धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहे थे और ये दोनों भी उनसे बचने की काफी कोशिशें करते हैं। और भले ये सारे डेमी ह्यूमंस आकार में काफी बड़े हैं लेकिन ये पर्यावरण में काफी आराम से घुल जाते हैं और यही चीज इनकी काफी खतरनाक है। नाडा भी अपनी 1000 आई टेक्निक का इस्तेमाल करके काय को ये बताता है कि वो सारे के सारे डेमी ह्यूमंस कहाँ पर हैं। और जैसे ही एक डेमी ह्यूमन काय के ऊपर अटैक करता है तो काय एक ही झटके में उसके सर को धड़ से अलग कर देता है। काय, इस बात का ध्यान रखना, एक और डेमी ह्यूमन तुम्हारे ऊपर अटैक करने वाला है। और अगले पल काय इस डेमी ह्यूमन को बीच में से काट देता है और ये देखकर नाडा की भी फट जाती है। लेकिन
तभी एक डेमी ह्यूमन नाडा के ऊपर अटैक करके उसे भी जान से मारने ही वाला होता है। लेकिन तभी काय अपने मॉलिक्यूलर ब्लेड का इस्तेमाल करके इस डेमी ह्यूमन को बीच में से ही चीर देता है। और फिर हम ओला को देखते हैं जिसकी तबीयत में पहले से काफी सुधार आ चुका है और वो ये सोचता है कि मैं सही कैसे हुआ। लेकिन तभी अचानक उसे बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाजें आती हैं और वो ये समझ जाता है कि बाहर डेमी ह्यूमंस का अटैक हो चुका है। और अब वो जिद करनी शुरू कर देता है कि मुझे बाहर जाना है। लेकिन ये लड़की उसे बाहर जाने से मना करती है और वो गुस्से में आकर इससे कहता है कि तुम मेरे कपड़े और स्वॉर्ड लेकर यहाँ पर आओ, मैं बाहर जाऊंगा। और फिर हम काय को देखते हैं जो कि नाडा की हेल्प कर रहा होता है और वो इस गोरिल्ला से मिले हुए गॉड स्टोन को नाडा को पिलाने की कोशिश करता है। और नाडा ये सारा कुछ देखकर काफी हैरान हो रहा होता है कि तुम मेरी हेल्प क्यों करना चाहते हो जबकि मैंने तुम्हें मारना चाहा। और नाडा की ऐसी हालत देखने के बाद एक बात तो साफ हो जाती है कि उस गोरिल्ला मॉन्स्टर ने नाडा की गॉड स्टोन के ऊपर अटैक किया था और उसे पूरी तरह से इंजर्ड कर दिया है। और नाडा भी ये बात जानता है कि इस तरह की चोट को सही नहीं किया जा सकता। लेकिन काय भी हार मानने से मना करता है और वो अपने हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करके नाडा को सही करने की कोशिशें कर रहा होता है। लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और नाडा ये कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये ही मेरा अंत है और मैं ये जान चुका हूँ कि तुम्हारे पास एक ऐसी ताकत है जो कि इंसानी लिमिट्स के परे है और तुम मुझे हील करना बंद कर दो, ये मेरा अंत है। और अब वो अपने हाथ को आसमान की तरफ उठाता है और अपने वैली गॉड से माफी मांग रहा होता है कि वो अपने मिशन में कामयाब नहीं हुआ। और नाडा की भी यही इच्छा थी कि वो काय की इस पावर को देख पाए और ऐसा करते करते वो भी मारा जाता है। और अब यहीं से हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर हम जोसे को देखते हैं और वो एक काफी तेज धमाके के साथ खड़ी होती है और वो ये पूछती है कि बाहर क्या हो रहा है। और ये लड़की उसे बताती है कि बाहर सारे के सारे डेमी ह्यूमंस ने हमारे ऊपर अटैक्स करने शुरू कर दिए हैं और हम सारे काफी खतरे में हैं। और जब जोसे ये सारी बातें सुनती है तो उसे भी काफी गुस्सा आता है कि वो इन सभी के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही है। यहाँ तक कि आपके डैड ने ये भी कहा है कि अगर ये डेमी ह्यूमंस यहाँ तक आ जाते हैं तो आपको लैग विलेज छोड़ के यहाँ से भाग जाना है। और जब जोसे बाहर आती है तो वो ये नोटिस करती है कि कॉरिडोर में काफी सारे लोग बैठे हुए हैं और वो इन सभी को मोटिवेट करना शुरू कर देती है कि तुम सभी को हमारा साथ देना होगा और साथ ही में वो सारी चीजें भी कलेक्ट कर लो जो कि हमारे काम आ सकती है। हम इन सारे के सारे डेमी ह्यूमंस को यहाँ से भगा देंगे। और फिर हम गांदाल को देखते हैं जो कि यहाँ से भागने का ट्राई कर रहा होता है। लेकिन तभी अचानक उसके सामने एक काफी बड़ा पत्थर आकर गिरता है जिससे गांदाल की फट जाती है। अबे ओए कौन है भूतनी के, किसने फेंका? और इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि ये इंसान काफी फट्टू है। और फिर हम एल्सा को देखते हैं जो कि सारे के सारे सोल्जर्स को खाना खिला रही होती है ताकि उन सभी के अंदर एनर्जी बनी रहे और वो सारे एल्सा को थैंक यू भी कहते हैं। लेकिन जब इनकी नजर गांदाल पर जाती है तो इन सभी को भी ऐसा लगता है कि गांदाल भी फाइट में घुसने की ट्राई कर रहा है और वो ये ट्राई कर रहा है कि वो इस गेट को खोल पाए। लेकिन असली बात तो कुछ और है और गांदाल ये फुसफुसा रहा होता है, इसकी भैंस की टैट, ये गेट किसने बंद कर दिया? अरे यार इसको खोलो, मुझे बाहर जाना है वरना मैं भी मारा जाऊंगा। और जब गांदाल को ऐसा लगता है कि वो यहाँ पर मारा जाएगा तो वो अपने एक साथी को जान से मारकर एल्सा को बंदी बना लेता है और साथ ही में अपने कैरेज का इंतजार कर रहा होता है। और जब उसका कैरेज यहाँ पर आता है तो वो इस दरवाजे की रस्सी को काट कर यहाँ से भाग जाता है जिससे सारे के सारे डेमी ह्यूमंस लैग विलेज के अंदर आ सकते हैं। और जब ये गेट पूरी तरह से खुल जाता है तो सारे के सारे सिपाही एक डिफेंसिव लाइन बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये सारे के सारे डेमी ह्यूमंस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और उन सभी को पछाड़ देते हैं। ये देखकर चीफ भी लड़ाई में कूद जाते हैं और वो आते ही डेमी ह्यूमंस को मारना शुरू कर देते हैं। और फिर हम काय को देखते हैं जो कि काफी तेजी से भागकर लैग विलेज की तरफ जा रहा होता है क्योंकि वो भी इस बात को जानता है कि सरदार अकेले इन सारे के सारे डेमी ह्यूमंस को संभाल नहीं सकते। और लैग विलेज के अधिकारियों को इस बात की खबर मिल जाती है कि उनका मेन गेट टूट चुका है और वो इस बात को लेकर भी काफी चिंता में होते हैं कि उनके सरदार मेन गेट पर फाइट कर रहे हैं और वो अगर मारे गए तो इन सभी के लिए काफी बड़ी मुसीबत सामने आ सकती है। और यहाँ पर गांदाल एल्सा से मस्ती करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन तभी एल्सा उसकी एक जोरदार लात मारती है, चल बे गेंडे साइडो। और फिर हमें दोबारा से लैग विलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मानसो और बाकी के सारे आम सैनिक अपने चेहरे पर डिवाइन क्रिस्ट की तरह मार्क बना लेते हैं ताकि वो इन सारे के सारे डेमी ह्यूमंस को परेशान कर सके और उन्हें डरा सके। और ये ऐसा करने में कामयाब भी हो जाते हैं और साथ में मेन गेट को दोबारा से बंद भी कर देते हैं। बाहर खड़े हुए सारे के सारे डेमी ह्यूमंस इस दरवाजे को दोबारा से तोड़ने का ट्राई करते हैं और मानसो सरदार से कहता है कि आप यहाँ से चले जाओ, हम सारे ये संभाल लेंगे। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि काय भी यहाँ पर पहुँच जाता है और ये सारे के सारे डेमी ह्यूमंस उसको नोटिस कर लेते हैं और काय भी लड़ने के लिए एकदम तैयार है। और अब अंदर इन डेमी ह्यूमंस ने सिपाहियों के ऊपर अटैक्स करने शुरू कर दिए होते हैं और वैजिन भी इनसे लड़ने की काफी कोशिशें कर रहा होता है और वो नॉर्मल डेमी ह्यूमंस को काफी
आराम से हरा देता है, लेकिन डिवाइन क्रिस्ट वाले डेमी ह्यूमंस उसके सामने डटकर खड़े होते हैं और उसे कड़ी टक्कर दे रहे होते हैं। और अब ये सारा कुछ देखकर ओला भी लंगड़ाते हुए मैदान में आ जाता है और वो ये कहता है कि मैं भी एक गार्डियन बेरर हूँ, अगर मैं भी इस फाइट में हिस्सा लूंगा तो शायद से हम जीत सकते हैं। ओला को देखकर ये सारे लोग काफी खुश हो जाते हैं, जिसके बाद ओला आगे जाकर एक के बाद एक सारे के सारे डेमी ह्यूमंस को मारना शुरू कर देता है। लेकिन अब भी वो काफी कमजोर होता है और बहुत जल्दी ही थक जाता है और उसकी स्वॉर्ड एक डेमी ह्यूमन को मारने में नाकाम हो जाती है और वो नीचे गिर जाता है। और जब ये डेमी ह्यूमन उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी अचानक जोसे बीच में आ जाती है और वो अपनी शील्ड का इस्तेमाल करके इस अटैक को आराम से रोक लेती है। और अब वो एक ही अटैक करके इस गोरिल्ला के सर को उसके धड़ से अलग कर देती है। और ओला भी ये सारा कुछ देखकर काफी हैरान हो जाता है कि जोसे इतनी ज्यादा पावरफुल है। और अब ये तीनों मिलकर इन सारे के सारे डेमी ह्यूमंस को काफी आराम से हरा देते हैं। और वैजिन भी जोसे को देखकर काफी खुश होता है कि मेरी बच्ची सच में काफी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन उसे अंदर ही अंदर ये बात भी खा रही होती है कि बाहर खड़े हुए डेमी ह्यूमंस कभी भी उनके ऊपर अटैक कर सकते हैं। लेकिन तभी अचानक वो ये नोटिस करता है कि ये सारे के सारे डेमी ह्यूमंस अचानक से चुप हो गए हैं और उन सभी ने अटैक भी रोक दिए हैं। और ये सारा कुछ इसलिए हो रहा होता है क्योंकि काई इन सारे के सारे डेमी ह्यूमंस को बाहर ही संभाल रहा होता है। और जब वैजिन ये सारा कुछ देखता है तो वो ये समझ जाता है कि काय सच में इन सारे के सारे डेमी ह्यूमंस को बाहर ही रोक सकता है। और अब काय को लड़ता हुआ देख बाकी के जो आम सिपाही होते हैं वो काफी हैरान हो रहे होते हैं, क्योंकि वो इस बात को तो जानते थे कि काय काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग उन्होंने काय को पहली बार देखा होता है। और इस तरफ काय इन सारे के सारे डेमी ह्यूमंस को काफी आराम से मार रहा होता है और सरदार भी ये सारा कुछ देखकर काफी खुश होते हैं। इस बच्चे की काबिलियत सच में काफी कमाल की है और मुझे भी अब ऐसा लगता है कि यही बच्चा हमारे लैग विलेज को बचा सकता है, यही हमारी आखिरी उम्मीद है। और यहाँ पर काय सारे के सारे डेमी ह्यूमंस को काफी आराम से मार रहा होता है, जिसको देखकर बाकी के डेमी ह्यूमंस काफी डर जाते हैं और दोबारा से जंगल में भाग जाते हैं। और इस तरह से ये पूरी की पूरी फाइट खत्म हो जाती है। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़की ओला को थैंक यू बोल रही होती है क्योंकि उसने लैग विलेज को बचा लिया। लेकिन ओला उससे कहता है कि ये सारा कुछ मैंने अकेले नहीं किया है, इसमें काय ने भी हमारी काफी हेल्प की है, जिसे मैं पहले एक आम इंसान मानता था, लेकिन उसके पास भी एक डिवाइन क्रिस्ट है जो कि फाइट के टाइम पर ही अपीयर होती है। और अब वैजिन काय के पास आकर उससे पूछते हैं कि नादा का क्या हुआ। और काय ये कहता है कि नादा डेमी ह्यूमन के साथ फाइट करते करते मारा गया और वो उसकी सारी की सारी गलतियों पर पर्दा डाल देता है। अगर वो इंसान मारा गया तो हम वहाँ पर एक टीम भेजेंगे जो कि नादा की बॉडी का सही तरीके से अंतिम संस्कार करेगी। और अब यहाँ पर एल्सा की छोटी बहन आकर काय से पता करती है कि आपने एल्सा को कहीं पर देखा है, लेकिन काय को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता कि एल्सा कहाँ पर है। और फिर मानसो आकर काय को सारी बातें बताता है कि जब डेमी ह्यूमंस ने लैग विलेज पर अटैक किया था तो गांदाल एल्सा को लेकर यहाँ से भाग गया और उसने यहाँ के दरवाजे की रस्सी को भी काट दिया था। ये सुनने के बाद काय को काफी गुस्सा आता है और वो एल्सा को बचाने के लिए निकल जाता है। और फिर हमें गांदाल को दिखाया जाता है जो कि काफी तेजी से एल्सा को लेकर यहाँ से जा रहा होता है, लेकिन इस टाइम भी उसकी काफी फट रही होती है और उसको ऐसा लगता है कि डेमी ह्यूमंस उसके ऊपर कभी भी अटैक कर सकते हैं। लेकिन उसका साथी उसे बताता है कि मालिक आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम सारे सेफ हैं और हम जल्दी ही कैपिटल तक पहुँच जाएंगे। लेकिन अभी ये सारे कैपिटल से 1000 मील की दूरी पर होते हैं और तभी गांदाल के मन में एक गंदा प्लान आता है और वो एल्सा से कहता है कि तुम मेरे साथ कुछ करना चाहोगी। लेकिन तभी अचानक गांदाल को किसी की प्रेजेंस सेंस होती है और जब वो अपनी गार्डियन बीरर की पावर्स का इस्तेमाल करता है तो वो ये नोटिस करता है कि काय इस तरफ काफी फुर्ती से आ रहा है। अरे आजा बच्चे, मैं तुझे यहाँ पर आने से पहले ही खत्म कर दूंगा। और अब वो काय को मारने के लिए एकदम तैयार हो जाता है, लेकिन एल्सा उसे बचा लेती है। ये देखकर गांदाल को काफी गुस्सा आता है और वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। लेकिन काय का ऑरा देखने के बाद इन घोड़ों की भी फटनी शुरू हो जाती है और ये पूरा का पूरा कैरेज डिसबैलेंस होकर नीचे गिर जाता है, यानी कि इसका एक्सीडेंट हो जाता है। और अब ये दोनों घोड़े यहाँ से भाग जाते हैं और साथ में उनका ड्राइवर भी। लेकिन गांदाल की हालत कुछ ऐसी होती है। और अब काय ने भी एल्सा को ढूंढ लिया था, लेकिन वो ये बात देखकर काफी चौंक जाता है कि गांदाल ने एल्सा के पेट में चाकू मारा हुआ है। और अब वो इसे काफी आराम से बाहर निकालकर इसके ऊपर अपने हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करता है, लेकिन ये घाव भी काफी गहरे होते हैं और एल्सा इससे ठीक नहीं होती। और फिर हम गांदाल को देखते हैं जिसकी काफी हड्डियां टूट चुकी होती हैं, लेकिन वो अपनी गार्डियन बीरर की ताकत का इस्तेमाल करके दोबारा से सही हो जाता है। और जब काय गांदाल को जिंदा देखता है तो उसे काफी गुस्सा आ रहा होता है और वो अपनी डिवाइन क्रिस्ट को भी एक्टिवेट कर लेता है। और गांदाल भी इस बात को जानता है कि वो काय का सामना नहीं कर सकता, तो वो उसके सामने बहाने बनाना शुरू करता है। ये सारा कुछ जो भी हुआ इसमें मेरी गलती नहीं है, ये सारा कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। जब तुम यहाँ पर काफी तेजी से भाग कर आ रहे थे तो तुम्हारी वजह से हमारा कैरेज डिसबैलेंस हो गया और मेरे हाथ से गलती से एल्सा को वो चाकू लग गया। और अब ये बातें सुनने के बाद काय को भी एक पल के लिए ऐसा लगता है कि ये सारी की सारी गलती उसी की
है, लेकिन तभी उसे वो सारी बातें भी याद आ जाती हैं जो कि लैग विलेज वालों ने उसे बताई थी, वो भी गांडाल के बारे में। और उसका गुस्सा दोबारा से गर्म हो जाता है। गांडाल उसे रोकने की ट्राई करता है कि तुम मेरे ऊपर अटैक नहीं कर सकते, मैं एक ऑफिसर हूँ। लेकिन तभी काय उसे गर्दन से पकड़कर नीचे गिरा देता है। अरे तुम मेरे साथ ये क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें जान से मरवा दूंगा। लेकिन अगले पल काय उसकी बॉडी में से गॉड स्टोन को बाहर निकाल लेता है, जिससे गांडाल भी यहीं पर मारा जाता है। और काय ने एल्सा का बदला भी ले लिया है, लेकिन एल्सा की हालत अब भी काफी खराब होती है। और काय ये कहता है कि मेरे पास ये जो गॉड स्टोन है वो एक गार्डियन बियरर का है, अगर मैं इसे एल्सा को पिला दूं तो ऐसा हो सकता है कि एल्सा दोबारा से सही हो जाए। लेकिन जब वो ऐसा करता है तो एल्सा की बॉडी में से धुआं निकलना शुरू हो जाता है और साथ में एल्सा को भी काफी दर्द हो रहा होता है। और काय को ये बात समझ नहीं आती कि उसने ऐसा क्या कर दिया। और अब वो एल्सा को लेकर पोरक की तरफ भागता है, लेकिन रास्ते में जाते हुए काफी सारे डेमी ह्यूमंस उसकी तरफ नजर रख रहे होते हैं। और अब काय पोरक के पास पहुंच जाता है और उसे सारा का सारा मामला समझाता है कि एल्सा के साथ क्या क्या हुआ और मैंने उसे गॉड स्टोन पिला दिया। ये सुनने के बाद पोरक काय के ऊपर काफी गुस्सा करता है कि तुमने ये तो एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। शायद तुम इस बात को नहीं जानते कि एक तरह के गॉड स्टोन्स जहर भी पैदा कर सकते हैं और इससे एल्सा की जान भी जा सकती है। और अब ये बातें सुनकर काय को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, लेकिन पोरक उससे कहता है हम अब भी एल्सा की जान बचा सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें गॉड स्टोन को बाहर निकालना होगा। और अब काय इस टेंट से बाहर आ जाता है क्योंकि पोरक एल्सा को उल्टी करवाने वाला है ताकि वो गॉड स्टोन को बाहर निकाल पाए। लेकिन तभी अचानक काय ये नोटिस करता है कि उसके सामने से 3 डेमी ह्यूमंस यहाँ पर आ रहे हैं। और काय उन्हें देखते ही अपने मॉलिक्यूलर ब्लेड को एक्टिवेट कर लेता है। क्या तुम फिर से हमारी वैली पर अटैक करने के लिए आए हो? लेकिन अगले पल ये तीनों के तीनों डेमी ह्यूमंस काय के सामने झुक जाते हैं और साथ ही में काय की डिवाइन क्रेस्ट की भी तारीफें कर रहे होते हैं कि हम सारे तुम्हारी डिवाइन पावर के बारे में जान चुके हैं और हम यहाँ पर तुमसे फाइट करने नहीं आए हैं। हम तो बस यही चाहते हैं कि तुम हमारे साथ हमारी किंगडम चलो। और जब काय इन डेमी ह्यूमन से बातें कर रहा होता है तो ये डेमी ह्यूमंस बताते हैं कि काय के चेहरे पर जो डिवाइन मार्क है वो लॉर्ड कैनाई का है, जिसकी ये सारे डेमी ह्यूमंस पूजा करते हैं। यानी कि अभी काय इन सभी का लॉर्ड बन चुका है। लेकिन काय को ये सारी बातें समझ नहीं आती कि ये डेमी ह्यूमंस उसे अपना लॉर्ड क्यों बुला रहे हैं। और फिर हम एल्सा को देखते हैं जिसकी हालत में पहले से तो थोड़ा बहुत सुधार होता है। और पोरक ये बताता है कि हमने इसके ऊपर सारा कुछ ट्राई कर लिया है और मेरे ख्याल से ये जल्दी ही ठीक हो जाएगी। और जब पोरक काय को ये सारी बातें बताने के लिए बाहर आता है तो वो ये नोटिस करता है कि काय के सामने 3 डेमी ह्यूमंस खड़े हुए हैं और वो ये सोचता है कि यहाँ पर ये सारा कुछ क्या चल रहा है। और इन तीनों के बीच में एक डेमी ह्यूमन जिसका नाम टोरुड होता है वो ये कहता है कि काय हमारे लॉर्ड बन चुके हैं, क्योंकि इनके चेहरे पर जो डिवाइन क्रेस्ट है वो लॉर्ड कैनाई की है। और साथ में टोरुड अपने मंकी लैंड के बारे में भी बताता है और वो ये कहता है कि हमारा मंकी लैंड जिसका नाम हेजू है वहाँ पर डियाबो ने अपना कब्जा कर लिया है और हम सभी को वहाँ से खदेड़ दिया है। हमारे पास ना तो रहने की जगह है और ना ही खाने के लिए खाना। और जब काय पहली बार डियाबो का नाम सुनता है तो वैली गॉड उससे कहते हैं कि तुम भी डियाबो को जान से मार दो। लेकिन अब ये सारा कुछ जानने के बाद भी काय इन सभी की हेल्प करने से मना कर देता है, क्योंकि इन सारे डेमी ह्यूमंस ने लैग विलेज के ऊपर अटैक किया था और साथ में एल्सा की हालत भी काफी खराब हो चुकी है, जिसके जिम्मेदार ये सारे ही डेमी ह्यूमंस हैं। लेकिन तभी अचानक से टोरुड काय के सामने झुक जाता है कि प्लीज हमारी हेल्प करो। लेकिन काय उसकी हेल्प करने से साफ मना कर रहा होता है। मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि तुमने हमारे काफी सारे लोगों की जान ली है। लेकिन उसका साथी ये सारी बातें सुनने के बाद काफी गुस्सा हो जाता है और वो ये कहता है अगर तुम हमारी हेल्प नहीं करोगे तो हमें मजबूरन दोबारा से इंसानों के ऊपर अटैक करना पड़ेगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम दोबारा से हमारे ऊपर अटैक करोगे। अबे ओए ये तू क्या बोल रहा है? और तभी टोरुड काय से माफी मांगनी शुरू कर देता है कि प्लीज हमें माफ करना। और अब ये सारी बातें सुनने के बाद एक बात तो क्लियर हो जाती है कि ये सारे के सारे डेमी ह्यूमंस इंसानों के ऊपर इसलिए अटैक कर रहे थे क्योंकि इनके मंकी लैंड हेजू पर डियाबो ने अपना कब्जा कर लिया है। लेकिन अब भी काय का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है और वो इन सभी को यहाँ से दफा होने के लिए कहता है। और अब अंदर आने के बाद काय ये देखता है कि एल्सा की हालत में कुछ खास सुधार नहीं है और पोरक उसे बताता है कि हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिशें कर ली हैं और अब एल्सा का सही होना उसकी स्ट्रेंथ पर निर्भर करता है। और अब पोरक काय से ये पूछता है क्या वो डेमी ह्यूमंस की हेल्प करने के लिए तैयार है, लेकिन काय ऐसा करने से साफ मना कर देता है। मैं ये बात जानता हूँ कि तुम उनकी हेल्प करना नहीं चाहते, लेकिन मैं तुम्हें ये बात बता दूं कि वैली गॉड की पावर्स काफी महान होती हैं और अब तुम्हारे ऊपर ये जिम्मा है कि तुम सभी को प्रोटेक्ट करो। और काय भी ये सारी बातें सुनने के बाद काफी हैरान हो जाता
आता है और वो ये पूछता है क्या सच में आप ये चाहते हो कि ये काम मैं करूं? और पोरक उसे बताता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि वैली गॉड सारे लैंड गॉड में सबसे स्ट्रांग होते हैं, तो तुम्हें ये काम करना होगा। और जब काय बाहर आता है तो वो ये नोटिस करता है कि अब भी ये सारे के सारे डेमी ह्यूमंस उसके सामने बैठे हुए होते हैं, लेकिन काय उनसे बात किए बिना यहाँ से निकल जाता है। और अब वैली में आने के बाद काय इन सारी बातों को लेकर काफी परेशान होता है, क्योंकि उसे ये सारी बातें समझ नहीं आ रही होती कि आखिरकार वो ये सारा कुछ कैसे करेगा। और जब काय ये सारी बातें सोच रहा होता है तो उसे काफी गुस्सा आना शुरू हो जाता है, जिसके बाद वो वैली गॉड के ऊपर भी गुस्सा करना शुरू कर देता है कि आपने मुझ जैसे नल्ले को अपनी ये सारी पावर्स क्यों दी। और फिर काय पास में लगी हुई एक फ्लावर को भी तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी आरुवी यहाँ पर आ जाती है और वो काय को रोक लेती है। लेकिन काय के गुस्से को देखकर आरुवी काफी डर जाती है और उसे ये बात समझ नहीं आती कि आखिरकार काय के साथ क्या हुआ है। और अब काय पोरक के पास आ जाता है और उससे ये कहता है कि वो दोबारा से लैग विलेज में जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर सारे लोग उसका इंतजार कर रहे होंगे। और साथ ही में वो ये कहता है कि मैं इन डेमी ह्यूमंस की हेल्प करूंगा या फिर नहीं, इसके बारे में मैंने अभी सोचा नहीं है। ये बोलने के बाद काय यहाँ से चला जाता है। टोरूट कहता है हमें ऐसा नहीं लगता कि हमारे लॉर्ड हमारी हेल्प करेंगे। और फिर हम काय को देखते हैं जो कि लैग विलेज में आ चुका है और सारे लोग उसको देखकर काफी खुश होते हैं और वो उससे एल्सा और गांडाल के बारे में पता करते हैं, लेकिन काय उन्हें कुछ भी नहीं बताता और वो ये कहता है कि वो दोनों मुझे नहीं मिले। और साथ में काय इन सभी को इस बात के लिए भी वार्न कर देता है कि डेमी ह्यूमंस दोबारा से हमारे ऊपर अटैक कर सकते हैं। और आगे जाने के बाद काय को एल्सा की बहन मिलती है जो कि उससे एल्सा के बारे में पता कर रही होती है, लेकिन काय उसके बारे में कोई भी रिप्लाई नहीं करता। और तभी अचानक से जोसी भी यहाँ पर आ जाती है और अभी छोटी सी बच्ची काय के ऊपर काफी गुस्सा हो जाती है, क्योंकि काय ने उससे वादा किया था कि वो उसकी बहन को वापस जरूर लाएगा। काय को भी इन सारी बातों का बुरा लगता है क्योंकि वो ऐसा नहीं कर पाया। और तभी जोसे उसे बताती है कि इंसान और डेमी ह्यूमंस के बीच में काफी लंबे टाइम से फाइट होती आ रही है और इनमें किसी न किसी का मरना तो तय है। और तभी यहाँ पर ओला भी आ जाता है और वो ये नोटिस करता है कि काय ने काफी सारे डेमी ह्यूमंस को मौत की घाट उतार दिया है। और वो ये पूछता है क्या इन सभी को तुमने मारा? और काय ये कहता है कि हाँ, इन सभी को मैंने ही मारा है। अरे वाह, शानदार, तो इन सभी को मारने के बाद तुम्हें काफी प्राउड हो रहा होगा। लेकिन काय इस बात के लिए मना कर देता है और ओला ये कहता है क्या सच में तुम्हें इस बात के ऊपर प्राउड नहीं है? वैसे मैं भी ये काम कर सकता था अगर मेरे ऊपर कर्ज नहीं होता। और ओला इस बात को देखकर काफी गुस्से में होता है कि काय ने अकेले ही इन सारे के सारे डेमी ह्यूमंस को हरा दिया है और अब वो आगे जाकर इन मरे हुए डेमी ह्यूमंस के ऊपर ही स्टैप करना शुरू कर देता है। लेकिन तभी काय बीच में आ जाता है और उसे रोकने का ट्राई करता है, तुम मुझसे दूर रहो। और अब ओला काय के ऊपर काफी गुस्सा हो जाता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम अकेले ही हो जो कि इन्हें मार पाए? मैं भी इन्हें मार सकता था। लेकिन काय उससे कहता है कि ये सारे डेमी ह्यूमंस पहले ही मर चुके हैं और वैसे भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता। ओला कहता है कि ये कहानी काफी लंबी सदियों से चलती हुई आ रही है कि इंसान और डेमी ह्यूमंस आपस में फाइट कर रहे हैं और एक दूसरे को मार रहे हैं, लेकिन मैं ये सारा कुछ नहीं चाहता और ये कब तक चलता रहेगा। और ये बोलने के बाद काय यहाँ से चला जाता है, लेकिन ओला को अब भी उसके ऊपर काफी गुस्सा आ रहा होता है। और अब अगली सीन में काय दोबारा से वैजन के सामने पहुंच जाता है और वो ये कहता है कि मैं दोबारा से वैली में जाना चाहता हूँ। और ये सुनने के बाद वैजन कहते हैं कि तुम अभी अभी वैली से वापस आए हो और तुम दोबारा से वहीं जाना चाहते हो, क्या सब कुछ ठीक है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? लेकिन काय इस बात के लिए मना करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो मैं इस बात को मान लेता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी स्ट्रेंथ गार्डियन पीरियड के बराबर है और जब तुम उन डेमी ह्यूमन से फाइट कर रहे थे तो तुम टस से मस नहीं हुए और मैं ये चाहता हूँ कि तुम अपनी इस स्ट्रेंथ का इस्तेमाल सही काम के लिए करो। अरे हाँ, मैं समझ गया, मैं ऐसा ही करूंगा। और अब काय यहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाता है, जहाँ पर मानसो उसे एक स्पीयर देता है और साथ में जोशी भी उसे एक डैगर दे रही होती है, लेकिन काय इसे लेने से मना कर देता है कि मैं इसे नहीं ले सकता, लेकिन तुम इसे ले सकते हो क्योंकि ये डैगर तुम्हारे लिए एक लकी चार्म की तरह काम करेगा, लेकिन तुम बस इसका ख्याल रखना। और फिर अगली सीन में हम चेचक को देखते हैं जो कि अपने एक साथी के साथ गांडाल की लाश को दफना रहा होता है और वो ये पूछता है अरे यार, हम ये काम क्यों कर रहे हैं? और चेचक उसे बताता है अगर हमने ये काम नहीं किया तो सारे के सारे डेमी ह्यूमंस हमें ट्रैक कर सकते हैं और साथ ही में वैली तक भी पहुंच सकते हैं। और फिर हम काय को देखते हैं जो कि इन डेमी ह्यूमंस के सामने आ जाता है और वो ये कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए एकदम तैयार हूँ, लेकिन साथ में वो इन सभी से ये भी प्रॉमिस करवाता है कि काय के यहाँ से जाने के बाद इंसानों के ऊपर किसी भी डेमी ह्यूमन का अटैक नहीं होना चाहिए। हम इस बात को मानते हैं और आपसे प्रॉमिस भी करते हैं कि आपके यहाँ से जाने के बाद किसी भी इंसान के ऊपर डेमी ह्यूमंस का अटैक नहीं होगा।
ये हमारा आपसे वादा है। और अभी सारे आगे जाने का प्लान बना रहे होते हैं, लेकिन पोरक काई को बताता है कि इंसानों और डेमी ह्यूमंस के बीच में जो रिलेशन है वो काफी समय से सही नहीं चल रहे हैं। अगर तुम ऐसे ही आगे जाओगे तो तुम्हारे लिए काफी बड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। तो इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए काई आरुवी के पास जाता है, जो कि उसे काफी अच्छी ड्रेस बनाकर देती है। और अब काई इन दोनों को बाय करते हुए एल्सा को देखकर ही कहता है कि मैं ये आशा करता हूँ कि मेरे आने तक तुम बिल्कुल सही हो जाओगी। और जब काई यहाँ से बाहर आता है तो वो ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है कि इन सारे पोरक्स ने उनके लिए उस ओगर की एक्स को बचाकर रखा हुआ है। और पोरक ये कहता है कि हमने इसे तुम्हारे लिए बचाकर रखा हुआ था और शायद से ये तुम्हारे काम भी आ जाएगी, तो इसे रख लो। और काई भी इसे ले लेता है और अभी सारे मंकी लैंड यानी कि हेजू के लिए निकल जाते हैं। और फिर यहीं से हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर हम काफी सारे गार्डियन बीयर्स को देखते हैं और ये सारे बैठकर आराम से पार्टी कर रहे होते हैं। और इनमें से कुछ गार्डियन बीयर्स इस बात को भी जानते हैं कि इंसानों और डेमी ह्यूमंस के बीच में फाइट चल रही है, लेकिन वो इन सारी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि उनके लिए इन फाइट्स का होना और गाँव का तबाह होना ये एक आम बात है। और अब ये सारे खाना खाते हुए बातें कर रहे होते हैं कि ऐसी वॉर्स तो काफी लंबे टाइम से होती हुई आ रही हैं और हमें इन सारी वॉर्स से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तो बस इन सारी वॉर्स को देखो और मजे लो। और इन सभी की बातचीत से एक बात तो साफ हो जाती है कि जिस रीजन के अंदर ये सारे लोग रहते हैं उस रीजन को एक काफी ग्रेटेस्ट गॉड प्रोटेक्ट करते हैं और ये बंदा यहाँ का किंग है, जो कि इन सभी की बातों को सुनकर थोड़ा निराश लग रहा होता है, यानी कि वो इन सभी से नाखुश है। और फिर हमें दोबारा से काई और डेमी ह्यूमंस को दिखाया जाता है, जो कि हेजू विलेज के काफी पास पहुंच चुके हैं। लेकिन काई इस बात को देखकर काफी परेशान हो जाता है कि इस विलेज की हालत काफी खराब है। और जब ये सारे लोग आगे जा रहे होते हैं तो काई इन मंकीज से पूछता है कि वो क्या चीज है, और वो ये बताते हैं ये सारी की सारी ग्रेव्स हैं जो कि हमारी वॉरियर्स डेमी ह्यूमंस की हैं, और जो भी डेमी ह्यूमंस यहाँ पर मारे जाते हैं उनकी ग्रेव्स यहाँ पर बनाई जाती हैं और साथ में फ्लावर्स भी लगाए जाते हैं। और क्या तुम उन सारे डेमी ह्यूमंस को जानते हो जिन्हें लैग विलेज में मारा गया था? उन सब की कब्रें भी यहीं पर हैं। और तभी काई अपने सामने कुछ मरे हुए मंकीज को देखता है और वो ये पूछता है कि इन सभी को किसने मारा, क्या ये सारे भी लैग विलेज में मारे गए हैं? नहीं, ये सारे डियाबो की वजह से मारे गए हैं। और अब ये सारे ऐसे ही आगे जाते हुए बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर काई ये पूछता है कि आखिरकार ये डियाबो कौन है? और पोरक ये बताता है कि मैंने डियाबो को कभी देखा तो नहीं है, लेकिन मैंने उसके बारे में लिटरेचर में पढ़ा है कि वो बार बार इस दुनिया में अपीयर हुआ है और लास्ट वाले वैली गॉड ने उसे खत्म किया था। और ये कहानी काफी सदियों से ऐसी ही चलती आ रही है और वैली गॉड हमेशा ही डियाबो को खत्म करते हैं, और इस बार भी डियाबो दोबारा से सामने आया है। और ऐसे ही आगे जाते हुए काई ये नोटिस करता है कि ये पूरा का पूरा जंगल बंजर हो चुका है और यहाँ तक कि नदियों की भी सारी मछलियाँ मर चुकी हैं। टोरुड और उसके साथ ही ये बताते हैं कि डियाबो एक तरह का इविल गॉड है जो कि लैंड गॉड की पावर्स को कंज्यूम करता है और यहीं से उसे ताकत मिलती है, और इसी वजह से हमारे लैंड की ऐसी हालत हो गई है कि यहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बच पा रहा है। और अब ये सारे इन डेमी ह्यूमंस के हेड के पास आ जाते हैं, जो कि एक काफी बड़े पेड़ के ऊपर रहते हैं, और वो ये कहते हैं माय लॉर्ड, आप यहाँ पर आ ही गए और मुझे माफ करना मेरी अपीयरेंस के लिए, लेकिन हम सभी को आपकी काफी ज्यादा जरूरत है, तो प्लीज हमें बचा लीजिए। और जब ये मंकी हेड काई से बात कर रहा होता है तो वो ये कहता है कि हमारे विलेज की हालत काफी खराब हो चुकी है, तो हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। काई उससे कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरा फैसला इस बात पर डिपेंड करेगा कि तुम मुझे कितनी बातें बताती हो। तो तुम इसके बारे में जो भी जानते हो वो सारी बातें मुझे बता दो। और साथ ही में काई उससे ये पूछता है कि तुम मुझे बताओ कि डियाबो कहाँ से आया? डियाबो जो कि एक तरह का कर्स है और इसे डार्कनेस से समन किया गया है और मकाकों के लोगों ने ही इसे समन किया है। और अब ये हेड अपने किंग के बारे में बताता है, जो कि काफी करप्ट था और वो हमेशा ही खाने पीने में लगा रहता था और उसने कभी भी अपनी जनता के ऊपर ध्यान नहीं दिया, जिससे उनका पूरा का पूरा नेशन धीरे धीरे डिक्लाइन की तरफ जाने लगा। और इस किंग ने हमारे लोगों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, जिससे सारे के सारे लोग इस किंग के खिलाफ हो गए। और काई भी इस बात को समझ जाता है, जब एक नेशन का किंग करप्ट हो जाता है तो धीरे धीरे वो नेशन भी पूरी तरह से तबाह हो जाता है। और फिर ये हेड एक और डेमी ह्यूमन के बारे में बताते हैं, जिसका नाम है शेंडोर, जो ताकत को हासिल करने के लिए नॉर्थ की तरफ गया था और उसने काफी सारे लोगों को मारना शुरू कर दिया ताकि वो उनके गॉड स्टोन को पीकर काफी पावरफुल बन जाए। लेकिन वहाँ पर रहने वाले लोगों ने जब ये सारा कुछ देखा तो उन्होंने शेंडोर की लैंड गॉड पर कर्स लगा दिया, जिससे कि वो एक काफी खतरनाक मॉन्स्टर के अंदर चेंज हो गया। और जब वो इस कर्स के साथ दोबारा से हेजू यानी कि मंकी लैंड में आया तो उसने यहाँ पर आने के बाद यहाँ के राजा को और साथ में उसके साथियों को भी जान से मार दिया।
लेकिन मैं तुम्हें ये बात बताना चाहता हूँ कि अब भी शेंडोर उसी डीमन के अंदर है, यानी कि वो अब भी जिंदा है। और अब ये हेड काय को बताता है कि जब तक डियाबो हमारे लैंड पर कब्जा करके बैठा है तो वो यहाँ की लैंड गॉड की सारी पावर्स को एब्जॉर्ब कर रहा है, और यहाँ तक कि मेरा प्रोटेक्शन भी धीरे धीरे वीक होता जा रहा है और मैं भी पहले से काफी कमजोर पड़ चुका हूँ। और तभी अचानक से ये हेड काय के सामने गिर जाता है और वो ये कहता है कि प्लीज हमें बचा लो। और फिर अगले सीन में हम ये देखते हैं कि ये सारे डियाबो को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर काय अब भी डियाबो के बारे में ही पता कर रहा होता है। और ये डेमी ह्यूमंस उसे बताते हैं कि डियाबो अब तक काफी सारे लोगों को मौत की घाट उतार चुका है, और यहाँ तक कि वो डिहोशी में रहने वाले रॉयल लोगों को भी जान से मार चुका है। और अब ये सारी बातें सुनकर काय को समझ नहीं आता कि अब वो क्या करेगा, जिसके बाद वो जोसे के डैगर को देखता है और उसे याद करता है। और अब ये सारे ऐसे ही चलते चलते उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर उनके सामने कुछ डेमी ह्यूमंस खड़े होते हैं, लेकिन ये डेमी ह्यूमंस हिंदी में बात करना नहीं जानते और ये उन्हें आगे जाने से रोक रहे होते हैं। और वो सिर्फ इन डेमी ह्यूमन से ही बातें कर रहे होते हैं और वो ये कहते हैं कि तुम सारे यहाँ से चले जाओ, तभी हम डियाबो को जान से मार सकते हैं। काय और उसके साथी अंदर जाने का ट्राई कर रहे होते हैं, लेकिन ये उन्हें रोक लेते हैं। तुम इसे नहीं जानते, ये हमारे लॉर्ड हैं जो कि डियाबो को जान से मार सकते हैं। लेकिन ये सुनने के बाद भी वो डेमी ह्यूमंस इन्हें अंदर जाने से रोकते हैं। लेकिन तभी अचानक अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, और जब काय ये आवाज सुनता है तो वो अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन ये डेमी ह्यूमन उसके सामने आ जाता है। लेकिन काय उसको एक जोरदार फटका मारकर साइड कर देता है और इस केव के अंदर चला जाता है। और जब काय भागकर अंदर जाता है तो उसे बार बार एक ही आवाज आ रही होती है कि तुम डियाबो को जान से मार दो। और जब काय अंदर पहुंचता है तो वो ये देखता है कि उसके सामने डियाबो खड़ा हुआ होता है, जो कि सारे के सारे मरे हुए डेमी ह्यूमंस के अंदर से पावर को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। और साथ ही में यहाँ से काफी गंदी बदबू भी आ रही होती है, जैसे कि किसी ने सड़ा दिया हो। और जब काय इसे मारने के लिए आगे जा रहा होता है तभी अचानक से यहाँ पर जायना आ जाती है, और केचक उसे देखकर ये पूछता है कि ये आंटी कौन है। और ये डेमी ह्यूमंस उन्हें बताते हैं कि जायना एक यंगेस्ट मेंबर है, वो भी रॉयल फैमिली की, और वो भी इसे खत्म करने के लिए यहाँ पर आई हुई है। और काय भी ये नोटिस करता है कि जायना बाकी मकाकों से काफी अलग लग रही होती है। और अगली पल हम दोबारा से जायना को देखते हैं, जिसके पास एक काफी खतरनाक व्हाइट वुल्फ होता है, और वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके इसे कंट्रोल कर रही होती है ताकि वो डियाबो को जान से मार सके। और ये सारे लोग इस बात को देखकर काफी हैरान हो जाते हैं कि जायना काफी ज्यादा पावरफुल है, और वो इस वॉल्फ को ऑर्डर देती है कि वो डियाबो को जान से मार दे। और अब ये आगे जाने के बाद डियाबो के ऊपर अपने फायर मैजिक से अटैक करता है और डियाबो को पूरी तरह से भून देता है। और चेचक भी ये सारा कुछ देखकर काफी एक्साइटेड हो जाता है, अरे वाह काफी मजा आ रहा है। लेकिन डियाबो के ऊपर अटैक करने के बाद ये वॉल्फ अपना कंट्रोल खो देता है, और तभी यहाँ पर कुछ डेमी ह्यूमंस आ जाते हैं जो कि इसे कुछ हर्ब्स खिलाते हैं, जिससे ये दोबारा से कंट्रोल में आ जाता है। और ये सारा कुछ काय और पोरक भी देख रहे होते हैं। पोरक कहता है इस अटैक को करने के बाद इस वॉल्फ ने अपना कंट्रोल खो दिया था और इसलिए उसे ये हर्ब्स खिलाए गए, लेकिन अगर ये हर्ब्स उसे बार बार खिलाए गए तो ये उसके लिए पॉइजनस भी हो सकते हैं और उसकी जान भी जा सकती है। और अब ये वॉल्फ दोबारा से डियाबो के ऊपर अटैक करता है, लेकिन इस बार उसका ब्लड इस वॉल्फ के ऊपर लग जाता है, जिससे वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। यानी कि ये ब्लड भी एक तरह का पॉइजन फैला रहा है, जो कि धीरे धीरे करके इस वॉल्फ की बॉडी के अंदर फैलना शुरू हो जाता है। और यहाँ पर खड़े हुए सारे के सारे डेमी ह्यूमंस अपने आप को बचा रहे होते हैं ताकि ये ब्लड उनके ऊपर ना गिर जाए, वरना वो सारे भी मर सकते हैं। और अगली पल हम ये देखते हैं कि काय इस डियाबो से लड़ने के लिए आगे चला जाता है और वो इससे फाइट कर रहा होता है, और साथ ही में वो ये रिवील करता है कि मैं एक आर्बिट्रेशन गॉड हूँ और मैं तुम सबको बचाने के लिए ही यहाँ पर आया हूँ और मैं तुम सभी को बचा लूंगा। क्या सच में ये बच्चा एक आर्बिट्रेशन गॉड है? और फिर हम दोबारा से इसी वॉल्फ को देखते हैं जिसकी हालत काफी खराब हो रही होती है, और काय उसके पास जाकर अपनी हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करता है ताकि वो इसे हील कर सके। लेकिन ये पॉइजन इस वॉल्फ की बॉडी में धीरे धीरे अंदर बढ़ रहा होता है और काय भी इसे हील करने में नाकाम हो रहा होता है। और जब काय अपना ये काम कर रहा होता है तो सारे के सारे पोरक और डेमी ह्यूमंस इस मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश करते हैं ताकि वो काय तक ना पहुंचे, और वो इसके लिए अपनी पूरी जान लगा रहे होते हैं। और फिर हम एक अलग से डायमेंशन में आ जाते हैं जहाँ पर काय के सामने एक काफी बड़ा गॉड स्टोन होता है, और जब काय उसे छूने वाला होता है तो उसके अंदर से काफी खतरनाक एनर्जी बाहर निकलने लगती है। और जब काय दोबारा से रियलिटी में आता है वो ये देखता है कि ये वॉल्फ पूरी तरह से सही हो चुका है, और केचक भी ये देखकर काफी खुश होता है, अरे वाह आपने इसे बचा लिया, आप तो कमाल के हो। और फिर काय डियाबो से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी अचानक उसे वैली गॉड की आवाज आती है कि तुम डियाबो के थ्रोन को काट दो। लेकिन काय को ये बात समझ नहीं आती कि वैली गॉड कौन से थ्रोन की बात कर रहे हैं।
कहीं ये इसके गॉड स्टोन की बात तो नहीं कर रहे हैं और शायद से मुझे इसकी गॉड स्टोन को खत्म करना होगा। और फिर हमारी कहानी पास्ट में आ जाती है जहाँ पर ये दोनों ही डेमी ह्यूमंस एक किंग के सामने फाइट कर रहे होते हैं और एक का नाम है सैंडोर और दूसरी है जायना। लेकिन इस फाइट के अंदर जायना हार जाती है और सैंडोर जाते हुए ये कहता है कि मैं नॉर्थ की तरफ जाना चाहता हूँ ताकि मैं वहाँ पर जाकर और भी ज्यादा पावरफुल बन सकूँ। और अब इसी दिन के बाद से सैंडोर भी अपना एक अलग रास्ता चूज कर लेता है जहाँ पर वो लैंड को एक्वायर करेगा और साथ में सभी लोगों को मारकर उनकी पावर को एब्सॉर्ब करेगा। और फिर हमारी कहानी दोबारा से प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ पर जायना खड़ी हुई ये बात सोच रही होती है कि मैंने भी अपनी बॉडी के अंदर लैंड गॉड की पावर को एक्वायर किया हुआ है तो मैं भी पहले से काफी स्ट्रांग हो चुकी हूँ और शायद से मैं इसे हरा सकती हूँ। और अब वो भागकर अपने वुल्फ के पास जाती है और उससे ये कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो, जाकर इस डियाबो को जान से मार दो, जल्दी करो। और इस वक्त ये भी काफी गुस्से में होती है तो ये अपनी वॉल्फ के ऊपर भी अटैक करने वाली होती है, लेकिन तभी अचानक से काय बीच में आ जाता है और वो इसे रोक लेता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, मैंने अभी अभी इसको हील किया है और ये अभी भी काफी इंजर्ड है। वैसे तुम्हारे पास ये लैंड गॉड की पावर्स आई कहाँ से, क्या तुमने इसे कहीं से चुराया है, मुझे सच बताओ। और साथ ही में वो ये कहती है कि हम दोनों ही इस डियाबो से लड़ने में सफर कर रहे हैं और तुम एक आर्बिट्रेशन गॉड हो तो तुम मुझसे अलग कैसे हुए, क्योंकि तुम भी काफी कमजोरी हो और तुम्हारे पास भी इतनी पावर्स नहीं है कि तुम भी डियाबो को हरा सको। और तभी अचानक से डियाबो इन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी ये वॉल्फ बीच में आ जाता है और इन दोनों को बचा लेता है। और ये सारे इस बात को देखकर काफी शॉक्ड हो जाते हैं कि इस वॉल्फ के ऊपर भी डिवाइन क्रिस्ट अपीयर हो चुकी है। पूरक ये कहता है कि शायद से इस वॉल्फ को भी गॉड की प्रोटेक्शन मिल चुकी है। डियाबो को ये सारा कुछ देखकर काफी गुस्सा आ जाता है और वो इन सभी के ऊपर बार बार अटैक्स कर रहा होता है, लेकिन ये वॉल्फ उससे लड़ने के लिए आगे चला जाता है। और तभी अचानक हम ये नोटिस करते हैं कि इस वॉल्फ की पहले से ज्यादा टेल्स आ चुकी हैं, जो कि पहले एक ही थी। और ये सारे के सारे डेमी ह्यूमंस और पोरक इस बात को देखकर काफी हैरान हो रहे होते हैं कि ये डियाबो अभी तक जिंदा है, जबकि इस वॉल्फ ने डियाबो के ऊपर काफी जानलेवा अटैक्स किए हैं। और तभी डियाबो अपनी बॉडी को दोबारा से रीजनरेट करने की ट्राई कर रहा होता है और वो काफी जोर से दहाड़ता है और ये आवाज काफी खतरनाक होने के साथ साथ काफी दूर तक भी जाती है और लैग विलेज के लोग भी इस आवाज को सुन लेते हैं। और अगले ही पल चारों तरफ अंधेरा फैलना शुरू हो जाता है, यानी कि डियाबो अपनी बॉडी को दोबारा से रीजनरेट करने में अपनी पूरी ताकत लगा रहा है। और फिर हम जोसे को देखते हैं जो कि दूर से खड़ी हुई ये सारा नजारा देख रही होती है और उसे काई की काफी चिंता होती है। और यहाँ तक कि आरुवी भी इस पूरे नजारे को देख रही होती है और वो भी काई के बारे में ही सोच रही होती है, काश काई जिंदा हो। और फिर हम दोबारा से डियाबो को देखते हैं जिसकी पावर्स पहले के मुकाबले काफी इंसेन होनी शुरू हो जाती है और उसकी बॉडी से एक अजीब तरह का ऑरा भी बाहर निकल रहा होता है, जिसको देखकर इन सभी की फटनी शुरू हो जाती है। और इसे देखकर ऐसा लगता है कि वो अपने आसपास की सारी चीजों को अपनी बॉडी के अंदर कंज्यूम करने वाला है। और अब डियाबो काफी गुस्से में आकर इस वॉल्फ के ऊपर अटैक करता है और जायना उसे बचाने के लिए आगे जा रही होती है, लेकिन डियाबो उसके ऊपर भी अटैक कर देता है। लेकिन जायना को बचाने के चक्कर में काई यहाँ पर फंस जाता है और डियाबो काई को कच्चा ही निगल जाता है, जिसको देखकर सारे लोग पैनिक हो जाते हैं। माय लॉर्ड, ये क्या हुआ? और अब ये सारा कुछ देखने के बाद पोरक को भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो काय को बचाने के लिए आगे जा रहे होते हैं, लेकिन केचक उनको रोक लेता है कि प्लीज आप आगे मत जाइए वरना ये आपको भी कंज्यूम कर सकता है। जायना भी ये सारा कुछ देखकर काफी पैनिक हो जाती है और वो ये कहती है कि सच में ये बच्चा काफी कमजोर था और डियाबो ने इसे काफी आराम से मार दिया, ये तो एक नंबर का बेवकूफ था जो कि मारा गया। और अब काय की ऐसी हालत को देखकर वो ये कहती है कि एक इंसान ऐसा कैसे कर सकता है, उसने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। और फिर हम जायना के वॉल्फ को देखते हैं जो कि डियाबो की पकड़ से बाहर निकलने की काफी कोशिशें कर रहा होता है, लेकिन उसने इसे काफी जोरों से पकड़ा होता है और वो यहाँ से बाहर नहीं निकल पाता। और अब काय डियाबो की बॉडी के अंदर है और वो ये सोचता है कि इसकी बॉडी तो काफी अजीब है और ये अंदर से देखने में ऐसी लग रही है जैसे कि एक गॉड स्टोन हो। और वो ये कहता है कि ये जगह काफी कंजेस्टेड है और मैं यहाँ पर मूव भी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूं? और तभी उसे वैली गॉड की आवाज आती है कि तुम डियाबो को जॉन से मार दो। जिसके बाद काय एक अलग सी जगह पर आ जाता है जहाँ पर उसके सामने एक अजीब सी एनर्जी होती है जो कि काय को ये कह रही होती है कि तुम्हें डियाबो को जॉन से मारना है। लेकिन काय को ऐसा लगता है कि वैली गॉड ने उसे फालतू में ही इतनी सारी पावर्स दी हैं, लेकिन वो तो एक नंबर का यूजलेस है और वो इसे जॉन से नहीं मार सकता और मेरी बस का कुछ भी नहीं है, मैं ये सारा कुछ नहीं कर पाऊंगा। सुनो काय, ये पूरा का पूरा वर्ल्ड मेल्ट होना शुरू हो चुका है, अगर तुमने सही टाइम रहते डियाबो को जॉन से नहीं मारा तो फिर काफी देर हो जाएगी और कुछ भी सही नहीं हो पाएगा। और अब वैजिन भी ये सारा कुछ देखकर काफी परेशान हो जाते हैं और वो ये कहते हैं कि जल्दी से सारे सिपाहियों को इकट्ठा करो और हम भी लड़ने के
लिए तैयार होने वाले हैं। और अगली पल हम ये देखते हैं कि काई की पूरी बॉडी पर एक प्रोटेक्टिव शेल आना शुरू हो जाता है और ये दिखने में एक आर्मर की तरह लग रहा होता है। ये सारे इस बात को देखकर काफी परेशान हो रहे होते हैं कि डियाबो काफी अजीब सी हरकतें कर रहा है। लेकिन अगली पल हम ये देखते हैं कि काई इसकी बॉडी को फाड़कर अचानक से बाहर निकल जाता है और वो दिखने में पहले से अलग लग रहा होता है, यानी कि उसकी पूरी बॉडी के ऊपर आर्मर आ चुका है। लेकिन जब काई अपने सामने डियाबो को जिंदा देखता है तो वो उसके ऊपर काफी गुस्सा हो जाता है और वो ये कहता है कि यहाँ पर रुके हुए सारे लोगों को बचाने के लिए और साथ में वैली को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये सच में हमारे लॉर्ड कैनाई हैं और यही इनकी ट्रू फॉर्म है। और अब काई डियाबो की बॉडी को अलग अलग पार्ट्स में काटना शुरू कर देता है ताकि वो उसके गॉड स्टोन को आराम से ढूंढ पाए। लेकिन तभी अचानक हम ये देखते हैं कि डियाबो अपने आसपास खड़े हुए सारे के सारे डेमी ह्यूमंस को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है और अपने आप को दोबारा से हील कर रहा होता है। लेकिन तभी अचानक काई इसके पास पहुंच जाता है और इसकी बॉडी में अपने हाथ को घुसाकर इसकी बॉडी को पूरी तरह से फाड़ देता है। पर तभी उसकी बॉडी से एक अजीब तरह का छोटा सा क्रिएचर बाहर आता है जो कि दिखने में एक कुत्ते की तरह लग रहा होता है। और जैसे ही ज़ैना को मौका मिलता है वो अपनी स्वॉर्ड को इस क्रिएचर के अंदर घुसा देती है और काई से कहती है कि तुम यहाँ पर जल्दी आओ, तुम ये कर सकते हो। और तभी काई वहाँ पर जाने के बाद इस क्रिएचर की बॉडी के अंदर से गॉड स्टोन को ढूंढने की ट्राई करता है, लेकिन उसे वो गॉड स्टोन यहाँ पर नहीं मिलता। लेकिन देखते ही देखते ये क्रिएचर दोबारा से काफी खतरनाक हो रहा होता है, जिसके बाद यहाँ पर एक काफी तेज तूफान चलना शुरू हो जाता है और इन सभी को ऐसा लगता है कि ये सारे मरने वाले हैं। लेकिन अगली पल हम ये देखते हैं कि काई इस मॉन्स्टर की बॉडी में से उस गॉड स्टोन को बाहर निकालकर उसके 2 टुकड़े कर देता है। और फिर हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर पूरा का पूरा वातावरण एकदम शांत हो चुका होता है और इन सभी को ये बात समझ नहीं आती कि आखिरकार अभी क्या हुआ। लेकिन देखने से ऐसा लगता है कि पूरा माहौल शांत हो चुका है। ज़ैना और काई आसमान में एक काफी अजीब चीज को देखते हैं। ज़ैना ये कहती है कि ये चीज क्या है। काई बताता है कि ये एक अलग दुनिया है जिसके बारे में हम अभी तक नहीं जानते। और इस तरफ सैंडोर की बॉडी भी दोबारा से नॉर्मल हो जाती है और वो ये कहता है कि डियाबो कहाँ पर है। ज़ैना उससे कहती है कि डियाबो मारा जा चुका है, लेकिन तुम्हारे क्राइम भी कुछ कम नहीं थे और तुम्हें इसकी सजा मिलकर रहेगी। और अब ये सारे उसे लेकर यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। और अब अगली सीन में हम काई को देखते हैं जो कि बिस्तर के ऊपर लेटा हुआ होता है, यानी कि उसकी तबीयत थोड़ी सी खराब होती है। और फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे के सारे डैमी ह्यूमंस और थोड़े से ह्यूमंस भी पार्टी कर रहे होते हैं, जिनकी खुशी को देखकर ये बात तो साफ हो जाती है कि डियाबो मर चुका है। लॉर्ड कैनाई, फाइनली हमने कर दिखाया। और जैसे काई को होश आता है वो ये नोटिस करता है कि इन सारे मंकीज के हेड यानी कि एब्रिडोर दोबारा से खड़े हो सकते हैं और वो ये कहते हैं कि डियाबो मारा जा चुका है और यहाँ की लैंड गॉड की पावर्स दोबारा से वापस आ रही हैं और साथ में मेरी भी। और जब काई बाहर आकर देखता है तो सारे लोग काई को देखकर काफी खुश हो रहे होते हैं। एब्रिडोर कहते हैं कि हमने तुम्हारे लिए शाम में एक पार्टी का भी इंतजाम किया है। और हाँ यार, इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद भूख तो लगती है। और फिर हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काई इन सभी से अलविदा ले रहा होता है और साथ में काई ने ह्यूमंस और डेमी ह्यूमंस के बीच में एक काफी अच्छी फ्रेंडशिप भी एस्टेब्लिश कर ली है, क्योंकि इन सभी के बीच में काफी लंबे टाइम से फाइट्स होती आ रही थी, लेकिन अब वो खत्म हो चुकी हैं और ये सारा कुछ काई की वजह से हुआ है। लेकिन काई के जाने से पहले ज़ैना उसे अपने पास बुलाती है और वो ये कहती है कि तुमने ही डियाबो को मारने में हमारी काफी ज्यादा हेल्प की है, तो मैं इसके लिए तुम्हें थैंक्स करना चाहती थी। और साथ ही में मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि मैं एक मकाको क्वीन हूँ और मैंने अपने वुल्फ को भी फ्री कर दिया है, वो देखो वो फ्री है। और अब ये दोनों एक दूसरे को ही ग्रीट कर रहे होते हैं एक दूसरे की हेल्प करने के लिए। और अब यहीं से हमारा सीन भी शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर हम काई को देखते हैं जो कि दोबारा से लैग विलेज में आ चुका है और उसकी मुलाकात जोशी से होती है और वो ये कहता है कि मैंने अपना काम पूरा कर दिया और अब हमारे विलेज में कभी भी डेमी ह्यूमंस का अटैक नहीं होगा। क्या सच में तुमने ये कर दिखाया? अरे हाँ, मैंने कर दिया। और अब काई जोसे को उसका डैगर दिखाते हुए ये कहता है कि तुमने मुझे ये जो डैगर दिया था इसने मेरी काफी हेल्प की है और तुमने मुझसे जो वर्ड्स कहे थे उसकी वजह से ही मैं आज जिंदा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि तुम पहले से काफी मैच्योर हो चुके हो। अरे क्या सच में? अरे यार, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बाल काफी बड़े हो चुके हैं और मुझे एक हेयर कट करवाना चाहिए। और फिर हम देखते हैं वैजिन को जो कि बास्को से बात कर रहे होते हैं और वो ये कहते हैं क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि काई पहले से काफी बदल चुका है? और जब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं तभी अचानक से यहाँ पर ओला भी आ जाता है और वो दिखने में एकदम फिट एंड फाइन लग रहा होता है, यानी कि एकदम परफेक्ट।
डैड, मैं ये बात जानता हूँ कि अब डेमी ह्यूमंस हमारे ऊपर अटैक नहीं करेंगे, लेकिन इसके अलावा भी हमारे ऊपर काफी सारी दिक्कतें हैं। क्या तुम्हारा मतलब गांडाल के गायब होने से है? और तभी ओला ये कहता है कि जहाँ से गांडाल इंस्पेक्शन के लिए हमारे विलेज में आया था, तो उन सभी को हमारे ऊपर शक हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि उन सभी को ऐसा लगे कि ये सारा कुछ हम ही ने करवाया है और हमारे ऊपर काफी दिक्कतें भी आ सकती हैं। हाँ, मैं ये जानता हूँ, लेकिन अभी हमें इन सारी बातों के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। अभी बस तुम ये देखो कि मलोच के सारे बच्चे और हमारा विलेज एकदम सुरक्षित है। लेकिन काई के दोस्त अब भी उसे छेड़ रहे होते हैं। हाँ भाई, क्या हाल है तेरे? तो दोबारा से जिंदा वापस आ गया, कमाल है यार। और फिर हमें आरोवी को दिखाया जाता है जो कि अब भी एल्सा की देखभाल कर रही होती है, और वो ये बताती है कि एल्सा की हालत में पहले से काफी सुधार देखा गया है। और तभी काई भी यहाँ पर आ जाता है और वो एल्सा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बैठे बैठे ही सो जाता है। और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो आरोवी उसे बताती है कि तुम्हारे यहाँ से जाने के बाद तुम यहाँ की नई गॉड बन चुके हो और ये सारे लोग तुम्हें गॉड मानते हैं। और साथ ही में वो ये भी कहती है कि इंसान और गॉड्स काफी लंबे टाइम से एक साथ रहते हुए आ रहे हैं, जहाँ पर इंसानों का काम है गॉड्स की पूजा करना और लैंड गॉड्स का काम है इंसानों को बचाना, और तुम भी एक वैली गॉड बन चुके हो। और जब काई यहाँ से बाहर आता है तो वो ये नोटिस करता है कि कुछ लोग उससे मिलने के लिए आए हुए हैं, और सामने ही काई एक लड़की को भी देखता है जो कि काई से कहती है कि मैं यहाँ पर तुमसे ही मिलने के लिए आई हूँ और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, प्लीज मुझसे शादी कर लो। और तभी काई को वैली गॉड की आवाज आती है कि तुम सारे के सारे वर्शिप करने वाले लोगों को इकट्ठा करो। और तभी पोरक कहता है कि ये वाली प्रजातियां रहने में काफी शांत हैं, तो तुम इन्हें आराम से अपने साथ रख सकते हो। और भाई इस लड़की ने काई की काफी ज्यादा चापड़ूसी की होती है, तो काई भी इन सभी को रखने के लिए मान जाता है। तो इसी के साथ हमारी इस एनिमे का सीजन 1 यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपको ऐसे ही एनिमे वीडियोस देखना पसंद है तो आप जाकर हमारे चैनल को भी चेकआउट कर सकते हो, जहाँ पर आपको ऐसे ही कमाल की वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे एक और न्यू फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग एनीसोल।